EMF इंपॉर्टेंट क्यों होता है? The phrase back EMF is used to indicate an EMF that tends to reduce the supplied current. It reduces the current in the motor. सेकेंड वाला ऑप्शन ही पढ़ लो वापस. It reduces the current in the motor. और यहां पढ़ो क्या लिखा हुआ है. The phrase back EMF is used to indicate an EMF that tends to reduce the supply current. लिखा है reduce the supplied current. देख लो एक ही ऑप्शन है जिसमें reduce the supply current की बात कर रहा है. एक में लिखा है increase the speed, एक में reduce the current, एक में generate mechanical work, एक में reduce the torque. reduce और current एक ही ऑप्शन में बात कर रहा है. इसको टिक करो, आगे बढ़ो. यूपीएससी में पैसेज इस टाइप का नहीं आएगा, बट एमपीएससी राज्यसभा में आ सकता है. बेनिफिट दोनों के लिए क्यों है? यूपीएससी और एमपीएससी नेक्स्ट ईयर से डिस्क्रिप्टिव हो रहा है. जो इस बार 24 में दे रहे हैं उनके लिए तो चलो पैटर्न वही रहेगा, बट जो 25 से देंगे, एमपीएससी दे दो आप चाहे यूपीएससी दे दो, पैटर्न एक रहेगा. ऑब्जेक्टिव पैटर्न यहाँ भी है, प्रीलिम्स वहाँ भी है, वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा पूरा. तो अगर आप अभी से ही मान लो एमपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो नेक्स्ट अटेम्प्ट से आप यूपीएससी भी दे सकते हो, या फिर रिवर्स भी कर सकते हो. आप यूपीएससी कर रहे हो एमपीएससी भी दे सकते हो. फायदा ये रहेगा यूपीएससी वालों को कि अब तक जितने भी, इनफैक्ट मुझे अगर रिकॉल करूँ तो एक प्रमोद चौगुले या प्रशांत चौगुले था, वो रैंक 1 2 बार आ गया था एमपीएससी में. एमपीएससी में एक ही बंदा रैंक 2 बार क्यों आ गया उसका रैंक 1? ऐसा भी नहीं रैंक आया, रैंक 1 आया दोनों अटेम्प्ट में. क्यों रैंक 1 आया वो? क्योंकि एमपीएससी का साइकिल भी स्लो था. जैसे अभी राज्य सेवा का इंटरव्यू हुआ है 2022 वाला, और राज्य सेवा का मेंस भी हुआ है अभी 2023 वाला. जब तक राज्य सेवा का इंटरव्यू होकर रिजल्ट आएगा 2023 वालों का इंटरव्यू हो जाएगा. समझ रहे हो? तो क्या होता था, बाहर वालों को मौका ही नहीं मिलता था. एक ही मतलब जो 2022 में इंटरव्यू देके आ रहा है वही 2023 का मेंस भी लिख रहा है. अगर उसका सिलेक्शन हो जाता तो क्यों लिखता? जैसे प्रमोद चौगुले को पहले ही पता होता उसका सिलेक्शन होने वाला है तो क्यों लिखता? यूपीएससी में बेस्ट बात क्या होती है, एक साइकिल खत्म होता है तभी नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होता है. जैसे रिजल्ट आएगा 24 मई को फाइनल वाला, तभी 26 मई को नेक्स्ट प्रीलिम्स होगा, तभी अक्टूबर में मेंस होगा, तभी मार्च से लेके जुलाई तक, मार्च से लेके मई तक इंटरव्यू होगा यूपीएससी का. ये एमपीएससी में नेक्स्ट ईयर से यही हो जाएगा. एमपीएससी में इनफैक्ट ऑप्शनल भी आ रहा है. आप लोगों को पता होगा यूपीएससी में ऑप्शनल होता था, ऑप्शनल आ रहा है. यूपीएससी का एक पेपर होता था GS4 एथिक्स, वो भी आ रहा है. इंटरनल सिक्योरिटी आ रहा है. एज इट इज सिलेबस रहेगा. फायदा ये हो जाएगा जो डिस्क्रिप्टिव कर रहे हैं, मतलब मान लो आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर से आप लोग जब एमपीएससी दोगे तो जो पहले से ही एमपीएससी दे रहे हैं उनसे ज्यादा फायदा आप लोग को होगा, क्योंकि वो लोग ऑब्जेक्टिव पैटर्न में, उन्होंने अब तक एक भी आंसर नहीं लिखा है. बट क्योंकि आप लोग डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में, यू गेट एन एक्स्ट्रा एज. जैसे अगर मैं मेरी बात करूं, मैंने यूपीएससी के 2 मेंस दिए हैं बैक टू बैक, तो मुझे एमपीएससी में मुझे इतना गारंटीड पता है कि जिस दिन मैं दूंगा, या तो यहाँ महाराष्ट्र के जितने लोग होंगे जिन्होंने डिस्क्रिप्टिव पैटर्न दे रखा है उनको इजी जाएगा. जो बाहर से आ रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न करके उनको ज्यादा डिफिकल्ट जाएगा, क्योंकि आज तक उन्होंने ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव पैटर्न एक भी नहीं लिखा है. बट वी हैव ऑलरेडी रिटन 2 मेंस इन डिस्क्रिप्टिव पैटर्न. तो ये बेनिफिट उनको मिलेगा जो प्रिपेयर कर रहे हैं. तो सीसैट का टेंशन मत लो. इंग्लिश का दिखाया मैंने आपको, मैथ्स का भी दिखाता हूं. सभी इंग्लिश के क्वेश्चन ऐसी हो जाएगी यार. ये पढ़ो क्या लिखा है, व्हाट कैन हैपन इफ अ हेवी लोड इज गिवन ऑन अ रनिंग मोटर. या फिर इस पैसेज को छोड़ो, अगला पैसेज देखो. अब सभी पैसेज वैसे ही रहते हैं और मराठी में भी पढ़ सकते हो. जैसे यहां लिखा है, या उत्तर्यावरून पुढील पैकी कोणते विधान निश्चितपणे करता येते, ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पे. ऑप्शन दिए आपको. अब आप ये मराठी में भी पैसेज पढ़ सकते हो जो मतलब इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ तो भी, तो मराठी में भी है. यहाँ इसने मार्क कर रखा है ऑलरेडी इंपॉर्टेंट जो होता है. या फिर अगर आपको इंग्लिश में भी देखना है तो यू कैन सी हियर. जैसे अगर मैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ूं, यहाँ पे लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड्स ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज. अब पैसेज में क्या राइट है वो पढ़ने के लिए आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा. मैं आपको ना अभी कुछ ट्रिक्स दिखाऊंगा राज्य सेवा के. अब मैं ये भी गारंटी दे सकता हूं आप कितना भी पढ़ाई कर लो, ये ट्रिक्स आप मेन लेवल में तभी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो जो आपके माइंड में ऑलरेडी फील्ड है. सेम यूपीएससी के भी दिखाऊंगा और एमपीएससी के भी. इतना मान के चल लो मेंस नॉलेज से निकलता है. प्रीलिम्स के लिए ना आपको दूसरों से कुछ हटके करना पड़ता है जो आपको 10-20 मार्क्स एक्स्ट्रा दिला पाए. और वो वेरीफाइड प्रूफ दिखाऊंगा मैं. एमपीएससी की आंसर की भी डाउनलोड करके दिखा दूंगा और वो आंसर कैसे लाया मैंने वो भी. अब जैसे ये वाला कुछ है, एमपीएससी में क्या होता है ना, 2 इंग्लिश में पैसेज आते हैं और एक प्योर मराठी में पैसेज आता है. जैसे ये वाला जो पैसेज है ना, ये प्योर मराठी में है, आपको इंग्लिश में मिलेगा ही नहीं. और ये जैसे इधर लिखा है ना, शब्द हा माझा अखंड समथिंग है आवडीचा आणि, तो ये जो है ये इंग्लिश में नहीं है. ठीक है, तो देखो इंग्लिश मराठी में दिया हुआ है कि जगातील साऱ्या जिज्ञासेचे ज्ञानाचे आणि जो भी है, ये आपको बोला है इस मतलब का क्या होना चाहिए, ऑप्शन दे रखे करना है. इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं है इसका. तो ये भी बेनिफिट है कि अब देखो ये से मैं दूंगा एमपीएससी राज्य सेवा तो मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा हुआ है. तो आप लोग ये कर सकते हो. ऐसा है. यहाँ पे मैच द फॉलोइंग भी दे रखा है, समथिंग का एकाक्षर मैच द फॉलोइंग करो, वाह 6 वगैरह समथिंग.
ये कुछ केमिस्ट्री वाला भी डाल देते हैं वो, ये भी छोड़ देना यार, ये मतलब ये महाबकवास होता है, ये तो कुछ नहीं समझेगा क्या लिखा हुआ है ये पूरा छोड़ सकते हो। यहाँ भी 66 लाने हैं तो ये ऐसे वाले पैसे छोड़ ही देना। हाँ देखो इसका इंग्लिश में दिया हुआ है, बट अगेन केमिस्ट्री मतलब जिसने नहीं पढ़ा है वो सब छोड़ सकते हो इस क्वेश्चन को। मैथ्स पे आते हैं इसके, रुको एक मिनट। ये अगेन एक पैसेज आ गया, इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड द नेशनल गवर्नमेंट मेड द एंटी कास्ट कैंपेन अ पार्ट ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब देखो इसके बेसिस पे क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आपको पढ़ना है, इंक्रीज लेवल ऑफ एजुकेशन अमंग द सोशली बैकवर्ड सेक्शन हेल्प्स टू ब्रिंग द सोशल इक्वालिटी, ये बिल्कुल सही बात है। और सोसाइटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और सोसाइटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अ प्रिंसिपल, बिल्कुल सही बात है। और प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज हेल्प टू रिड्यूस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज अगेंस्ट कास्ट सिस्टम। रास्ट वाला रॉन्ग है, डेमोक्रेसी कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट नहीं है, कास्ट सिस्टम को फेवर करता है। बस पढ़ो आगे बढ़ो, ऐसा था ये पैसेज पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। ये भी देख सकते हो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एब्सेंस ऑफ सोशल इनइक्वालिटी इज अ साइन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। एब्सेंस ऑफ सोशल इनइक्वालिटी इज, हाँ सोशल इनइक्वालिटी नहीं है, एब्सेंस है, साइन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, सही बात है। एजुकेशन डेवलपमेंट अमंग बैकवर्ड एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस सोशल डिस्पैरिटी। तो जो भी है पढ़ लेना, ये इस पैसेज की भी आप आंसर कर सकते हो। मैथ्स पे लेके आओ, तो मैथ्स बहुत कम आता है इसमें, इंग्लिश से ही भर दिया रहता है, इसलिए इसका सी साइड निकालना और ज़्यादा ईजी है। हमारे यहाँ क्या होता है, यूपीएससी में 25 क्वेश्चन आते हैं, राज्य सेवा में ना तो 30 या 35 क्वेश्चन आ जाते हैं इंग्लिश से, मजाक मजाक में। देखो पैसेज खत्म ही नहीं हो रहा है, यहाँ तक पैसेज ही है। अब देखो ये सबसे ज़्यादा इजी पैसेज था, इसको अभी डिकोड करके दिखाता हूँ। लिख रहा है हाउ मच फॉरेस्ट कवर ऑफ द वर्ल्ड वॉज ऑफ लैंड एरिया इन डिकेड 2000। वो ऐसा कह रहा है कितना फॉरेस्ट कवर था वर्ल्ड में लैंड एरिया का डिकेड ऑफ 2000। जस्ट पैसेज पढ़ो, यही पहले लाइन में ही लिखा हुआ है। हाँ देखो, फॉरेस्ट कवर ऑफ वर्ल्ड वॉज 50% ऑफ लैंड एरिया इन डिकेड 1900 और 40% ऑफ लैंड इन द डिकेड ऑफ 1950 एंड लेस देन 30% इन डिकेड ऑफ 2000। यही पूछा था 2000 में कितना है लेस देन 30%। बस यहाँ देख लीजिए ऑप्शन में लेस देन 30%, मार्क कीजिए, आगे बढ़े। बहुत ज़्यादा इजी आता है, मैं क्या कह रहा हूँ, आप अगर पैसेज पढ़ लेंगे ढंग से, पैसेज के अंदर ही ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला भी देखिए, हाउ मच वाज द ह्यूमन पॉपुलेशन इन 1999। डायरेक्टली पूछा 1999 में ह्यूमन पॉपुलेशन कितना था, यहाँ देखो डायरेक्ट फैक्ट लिख दिया है। हाँ देखो, इट हैज क्रॉस 6 बिलियन मार्क इन 1999, पहला ही लाइन है। जस्ट यहाँ ऑप्शन में देखो 6 बिलियन, खत्म। कोई भी उठा लेना इसमें से पैसेज। हम लोग देखो 45 तक आ गए, पैसेज ही चल रहा है ऊपर तक, यहाँ से टाइम पास। देखो पैसेज ही है पूरे, भर भर के पैसेज दे रखे हैं इन्होंने। मतलब यहाँ क्या होता था, यूपीएससी में 25 क्वेश्चन आते हैं और मैथ्स और रीजनिंग बहुत ज़्यादा आता है। यहाँ पे देख लो अभी 50 तक आ गए, अभी भी पैसेज चल रहा है। 46, 47, 48, 49, 50, हाँ 51 से रीजनिंग चल रहे हैं। अब देखो इसके रीजनिंग के क्वेश्चन को कैसे करना है, लिखा इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। आपको एक कोड लैंग्वेज दे रखी है, उसमें होप टू सी यू को क्या कहा गया है, रेजो नाडी ऐसा कहा गया है। प्लीज कम टू सी द पार्टी को क्या कहा गया है, फी गे नाडी केजो, जो भी लिख रखा है। आपको क्या पूछा है, स्टडी द कोडिंग सिस्टम यूज एंड सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट कोड फॉर प्लीज सी यू। आपको कौन कौन सा वर्ड चाहिए, प्लीज सी यू। पहले देखो प्लीज यहां पे, सी यहां पे, सी यहां पे भी है एक, और यू है कहीं पे, सी यू यहां पे भी है, और सी यू यहां पे भी है। हाँ अब प्लीज सी यू चाहिए आपको। अब देखो यहाँ पे सी यू है और रेजो नाडी है, और यहाँ भी सी यू है, रेफिजोना है। क्या कॉमन है, रे और ना यहाँ कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, सी यू के बराबर हो जाएगा रे और ना। ऑप्शन में देखो किसमें रे और ना है, किसी में भी नहीं है। भारी क्वेश्चन है ये तो। सूटेबल, देखो इसमें कहीं सू तो है ही नहीं, ना इधर सू है, ना इधर सू है, ना इधर सू है, ना इधर सू है। टे बाके, टे है क्या कहीं पे,
ये आंसर की में देखेंगे, ये बोनस क्वेश्चन तो नहीं था, गलत क्वेश्चन फ्रेम किया होगा यूपीएससी ने, एमपीएससी ने। हाँ, अभी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको कहा जाएगा एक ट्रायंगुलर कार्ड है, इसको देखना है। वैसे एक बात बताओगे, इसमें रीजनिंग तक आने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए आपको। 50 क्वेश्चन दिए ना, 50 में से मान लो इंग्लिश कितनी भी खराब होगी या पैसे कितना भी बोर मार रहा होगा, 50 में से 30 तो कर लोगे। 30 इंटू 2.5 जैसे आप करोगे 75 मार्क्स आ जाते हैं। और इसमें तो कुछ पैसे तो सिर्फ मराठी में है। 50 मतलब 80 में से 50 क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश के हैं। 50 में से पूरे के पूरे मतलब मान लो कितना भी घटिया पैसेज होगा, 50 में से 30 करने हैं आपको। तो ये सब देखना ही नहीं चाहिए। 30 क्वेश्चन करो इंग्लिश के और सो जाओ 1.5 घंटा एग्जाम में। देखो ये सब क्या लिख रखा है, मो तो एंड वो हु बिलोंग टू 3 डिफरेंट कम्युनिटी पार्टिसिपेट इन डांसिंग कॉम्पिटिशन। ये फालतू चीजें लिख रखी है यहाँ पे, ये छोड़ो इस क्वेश्चन को भी। हाँ, अब ये देखो लिखा आइडेंटिफाई 2 फैक्ट्स दैट प्रूव द कंक्लूजन। आपको ये प्रूफ करना है 10 स्टूडेंट फेल द एग्जाम। ये कैसे प्रूव होगा? पहला लिखा है 40 स्टूडेंट पास द एग्जाम, इसे कुछ प्रूफ नहीं हो रहा है। ये बस उल्टा कह रहा है 10 स्टूडेंट फेल द एग्जाम, 40 स्टूडेंट पास द एग्जाम, इसे तो कुछ प्रूफ ही नहीं हो रहा है। सेकंड कह रहा है 10 स्टूडेंट्स डिड नॉट कंप्लीट द एग्जाम एंड सो दे नाइदर पास नॉर फेल्ड। ठीक है, अब ये कह रहा है 10 स्टूडेंट फेल द एग्जाम, तो ये कह रहा है 10 स्टूडेंट जो थे वो कंप्लीट नहीं कर पाए, इसलिए वो पास भी नहीं है फेल भी नहीं है। एक हर टाइम पे मैं इसको मान सकता हूँ। थर्ड लिख रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड आउट नंबर दोज हु डिड नॉट कंप्लीट एग्जाम बाय 5:1। रेशियो मान सकते हैं 50:1 का, 10 का, 50:10 का, तो बी और सी दोनों राइट हो जाएगा। और लास्ट वाला कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास आउट नंबर दोज हु फेल्ड बाय 4:1। अगेन इसको भी लिख सकते हो 40:10। अब पहला वाला स्टेटमेंट भी हेल्प नहीं कर रहा था मुझे, और पहला वाला किस कहाँ है, 1 काट दो इसमें, यहां भी काट दो। अब आपके पास जाए 2 और 4। अब एक चीज देखो, सेकंड वाला जो है उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है? सी की ज्यादा पॉसिबिलिटी होने की है और डी की भी पॉसिबिलिटी होने की है, रादर देन बी और सी, बी और डी। बेटर क्या रहेगा, आप इसके थ्रू जाओ क्योंकि 50:10 का एग्जाम है, ऐसा इसने कहा। और इसने कहा 40 स्टूडेंट पास द एग्जाम, और यहाँ क्या है 4:1, मतलब 40:10। तो बेटर ए को सपोर्ट कौन कर रहा था? डी वाला। और एक ऑप्शन में B/D भी दे रखा है, आपका आंसर होना चाहिए 4। यहां भी कर सकते थे, बट ये क्या होता 50:10, बट यहां ऑलरेडी लिख रखा था 40 स्टूडेंट पास द एग्जाम और 10 स्टूडेंट ने कंप्लीट ही नहीं किया, मतलब टोटल 50 लोग थे, 50 में से 40 पास हुए, 10 फेल हुए। और यही आपको क्वेश्चन ऊपर पूछ रहा था कि 10 स्टूडेंट फेल हुए, इसको सपोर्ट करने के लिए कौन कौन सा स्टेटमेंट है। तो एक तो स्टेटमेंट ये हो जाएगा आपका कि कितने पास हुए, उनका रेशियो है 4:1, और सेकंड स्टेटमेंट ये हो जाएगा 10 स्टूडेंट ने कंप्लीट नहीं किया था एग्जाम, इसलिए पास भी नहीं हुए, फेल भी नहीं हुए। ठीक है, अब ये इस टाइप के भी आते हैं, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट इमेज फॉर रिप्लेसिंग द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन रिलेशनशिप। कि एक सर्कल दे रखा है, सबसे पहले वाले में बाहर सर्कल, अंदर वाले को बॉक्स किया और एक गोल डाल दिया है। नेक्स्ट वाले में देखो बस ये ब्लैक वाला रिमूव्ड है, दिख रहा है? इन दोनों में कंपेयर करोगे तो बीच वाला बस ब्लैक गायब है। इसमें भी अगर सेम देखोगे, एक बाहर वाला सर्कल है, एक बीच वाला है और व्हाइट गायब करना है। सेम वैसा का वैसा ही रखना है, बाहर वाला भी वैसा रखना है, अंदर वाला भी। तो बाहर वाला ब्लैक किसमें है? इधर एक सेकेंड, हाँ, बाहर वाला ब्लैक सिर्फ इसमें है, अंदर वाला भी इसमें है, और देख लो ये बीच वाला गायब हो गया। डायरेक्टली मार्क करो डी। ये तो आई थिंक इजीएस्ट क्वेश्चन होगा ये। कुछ नहीं करना, यहां जो ये रेड ब्लैक वाला हटा था इसमें, सेम ये व्हाइट वाला हटाना है इसमें, यही वो ऑप्शन है। मार्क करो, आगे बढ़ो। अभी इस टाइप के भी आते हैं, ये यूपीएससी में भी आते हैं, या आजकल हम पीवाईक्यू में करेंगे, उस टाइम पे समझ में आ जाएगा। ये आप बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी या परसेंटेज वाले होते हैं। आपको एक डेटा दे देंगे कि 80% लोग थे, उन्होंने वोटिंग की। मतलब ये अगर क्वेश्चन कह रहा है गांव में वोटिंग कराई गई थी, गांव का नाम था निम्बोली, टू डिटरमाइन वेदर इट शुड बी हैव अ लाइब्रेरी और नॉट। ऑल अडल्ट मेंबर्स कुड वोट, सभी बड़े बुजुर्ग वोट कर सकते थे। ऑल ऑफ देम आइदर वोटेड इन फेवर ऑफ हैविंग लाइब्रेरी और वोटेड अगेंस्ट इट और डिड नॉट वोट एट ऑल। ठीक है, 80% जिन्होंने वोट किया उन्होंने फेवर में किया। 80% ऑफ अडल्ट मेंबर्स, जो बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने of the village did not vote for having library। ठीक है, select percentage of the adult members of the village voted against having a library। हाँ, अब देखो आपको क्या कह रहा है, टोटल मान लो ऐसा मैं मानता हूं 1000 लोग थे, उसमें कह रहा है 80% ऑफ दोज हु वोटेड इन फेवर ऑफ हैविंग अ लाइब्रेरी। 80% 1000 का मतलब 800 लोगों ने कहा कि लाइब्रेरी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट उसने कहा है 80% ऑफ दोज हु वोटेड, ये तो देख लिया हमने, 80% ऑफ द अडल्ट मेंबर्स ऑफ द विलेज डिड नॉट वोट फॉर हैविंग अ लाइब्रेरी इन विलेज। अब ये कितने बच्चे नॉट फेवर वाले में? 200। अब वो क्या कह रहा है, इस 200 में से भी 80% अडल्ट ने क्या कहा, नहीं चाहिए। मतलब इस 200 में से 80% कितना हो जाएगा इसका, 160। आपको कह रहा है सिलेक्ट द परसेंटेज ऑफ द अडल्ट मेंबर्स ऑफ द विलेज दैट वोटेड अगेंस्ट हैविंग अ लाइब्रेरी। अब 160,000 का कितना होगा, इन सब में से देखोगे 20% से तो कम ही होगा। एग्जैक्टली 20% तो हो ही नहीं सकता। 20% कितना होता है, 200।
उससे तो कम ही होगा, 25 भी ज्यादा है, मोर देन 20 भी ज्यादा है, तो मान सकते हैं एग्जैक्टली 5%, क्योंकि सबसे कम परसेंटेज यही है और ये मेरा बहुत कम रेशियो आ रहा है, तो आई विल गो विथ ऑप्शन बी। इस टाइप के क्वेश्चन आप देख सकते हो। मतलब इसमें मान के चलो कि इंग्लिश बहुत ज्यादा आता है और जो बचे हुए रहते हैं वो मैथ्स से रहते हैं। मैथ्स में भी देखो एक ये टाइप का क्वेश्चन है, आपको बोला है मीना, जीवा एंड फारू शेयर आउट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सम ऑफ मनी बिटवीन देम। 3 लोगों ने पैसे आपस में बांट दिए। मीना रिसीव्स 5/8, मीना को कितना मिला 5/8, जीवा को कितना मिला 0.25। 0.25 को क्या मैं 1/4 लिख सकता हूं? यही होता है 0.25, 1/4। और तीसरा लिखा है फारू रिसीव्स ₹75। सिर्फ फारू के पैसे दे दिए मुझे, इसका 5/8 दिया, इसका 1/4 दिया है। अब मुझे ये नहीं पता कि अमाउंट कितना होगा, सिलेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट द ओरिजिनल अमाउंट। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं मानता हूं कि उसको मिला था 5/8। अब इसको भी नीचे 8 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 2/8। तो मैं इसको लिख सकता हूं 5/8 प्लस 2/8 प्लस 75। 75 क्यों? 75 इसका। अब ये दोनों ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 7/8 प्लस 75। ऊपर 1 हिस्सा बच गया है, तो मैं ऐसा मान रहा हूं 75 क्या था 1/8। ये मान तो सकते हैं ना 75 1/8 था, तो बस 75 को आप मल्टीप्लाई कर दो 8 से। 7 8 जा 56, 5 8 जा 40, 560 प्लस 40 कितना होता है 600। कैसे आया 600? सबसे पहले मुझे ये दे रखा था एक के पास 5/8 है, लिख दिया मैंने। एक के पास 0.25 था, 0.25 को मैं लिख सकता हूं 1/4। और क्योंकि उसको 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे नीचे 8 चाहिए था, तभी मैं ऐड कर पाता। 5/8 प्लस 2/8 हो जाएगा। अब ये दोनों मिला के क्या हो रहा था 7/8। 8/8 में से कितना कम था, ये 1/8 कम था, तो मैं ऐसा मान रहा हूं 1/8 किसका हिस्सा था 75 रुपीज, फारू का हिस्सा, ये जो लास्ट वाला है फारू। अब क्योंकि 75 1/8 था, मुझे 7/8 चाहिए, तो 7/8 इंटू 75 कर दूंगा। ये बचा हुआ जो अमाउंट आता है ये आता है 525 निकालोगे तो, प्लस 75 फारू का, दोनों ऐड करोगे तो 600, या बेटर है 8 इंटू 75 कर दो, क्योंकि आपको पता है 1 हिस्सा कितना था 75, टोटल 8 हिस्से हुए थे। 8 इंटू 75 द आंसर इज 600। तो मैथ्स भी इसका उतना टफ लेवल का नहीं आता है। मीटर्स और 10 सेकंड। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखो, ऐसा कह रहा है आयशा जो है वो दया को एक रेस में हराती है। कैसे? या तो 50 मीटर से हराती है या फिर 10 सेकंड से हराती है इन अ किलोमीटर रेस। 1 किलोमीटर की दौड़ में 50 मीटर से या तो आयशा जीतती है या तो 10 सेकंड से जीतती है। आपको बताना है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इंडिकेट्स टाइम टेकन बाय आयशा टू कंप्लीट द रेस। ठीक है, 10 सेकंड से हराती है और 50 मीटर्स। अब इसमें तो एक तो डेटा भी कम दिया, इसको करेंगे कैसे? आयशा बीट दया, आयशा जो है ये 50 सेकंड्स आगे है, या फिर 50 मीटर्स। हाँ, 50 मीटर्स को क्या कहा गया है 10 सेकंड। ये कह रहा है आयशा जो है या तो 50 मीटर आगे है, और 50 मीटर ही किसके बराबर है 10 सेकंड के। ठीक है, रेस कितने किलोमीटर की थी 1 किलोमीटर की। 1 किलोमीटर में अगर 1000 को मैं 50 से डिवाइड करूंगा कितना आता है 20। तो अब ये 120 ऐसे 20 मीटर से आ जाएगा ये, और मुझे पता था 50 मीटर किसके बराबर था 10 सेकंड्स के। तो मैं क्या करूंगा 20 इंटू 10 सेकंड कर दूंगा। 20 इंटू 10 कितना होगा 200 सेकंड। कैसे किया? क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा था आयशा या तो 50 मीटर से हरा रही है 10 सेकंड। 50 मीटर ही किसके बराबर है 10 सेकंड के। रेस कितनी बड़ी थी 1 किलोमीटर की। मतलब इसका क्या कहना था, अगर मान लो एक रेस दौड़ रही है, ये आयशा है, ये आयशा है और ये दया है। आयशा अगर 100 मीटर दौड़ रही है तो दया कहां था 50 मीटर्स पे। 50 मीटर आयशा रहती थी आगे, या तो आयशा अगर 100 मीटर 20 सेकंड में कर रही थी तो ये 30 सेकंड में कर रहा था, इसको 10 सेकंड ज्यादा लग रहे थे। ये यही बात कह रहा है कि या तो 50 मीटर आगे है या 10 सेकंड आगे है। तो मुझे पता है 50 इक्वल टू 10 है। रेस 1 किलोमीटर की है, 1 किलोमीटर को द मोमेंट मैं 50 से डिवाइड करूंगा 50 मीटर से, इट कम्स आउट टू बी 20। नाउ आई नो कि 50 मीटर किसके बराबर था 10 सेकंड, तो 20 टाइम्स कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 दैट इज 200 सेकंड्स। योर ऑप्शन इज सी। मार्क करो, आगे बढ़ो। और ये टफ भी लग रहा है ना, तो खुशी की बात ये आप लोग के लिए 50 तो यार पैसेज की क्वेश्चन है, वो सोचो और आगे बढ़ो। ये इस टाइप के भी कुछ चेंगड़ वाले क्वेश्चन दिए। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक ऐसा डायग्राम दे दिया है आपको 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट, और आपको पूछा है एक ही जगह पे क्या होगा।
छोड़ो इसको यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें सब कोई आ जाएगा, मतलब लास्ट वाला जो आप इमेज अटैच करोगे वह ऐसा होगा और उसमें हर कोई आ जाएगा। मतलब एक आपको ये एरो भी चाहिए, इस वाले में एरो है, ठीक है, और एरो की डायरेक्शन ऐसी है। अगर हम इसको उल्टा करेंगे, मतलब इसमें 3D इमेजिनेशन चाहिए। इस क्वेश्चन को छोड़ो। हाँ, अब ये डायरेक्शन वाला भी कर सकते हो। आपको दिया एक हाउसिंग कॉलोनी है, हाउसिंग कॉलोनी में 7 टावर्स है, A, B, C, D, E, F और G। A और F जो है वो साउथ में किसके, D एंड G के, मतलब D और G है। इसका साउथ क्या होगा, नीचे, तो यहाँ पे A और F आ जाएगा। F इज टू द ईस्ट ऑफ A, और F जो है वो A के ईस्ट में, ईस्ट इधर होता है, मतलब F इधर आ जाएगा, A इधर आ जाएगा। क्यों, ईस्ट डायरेक्शन ये होता है। नेक्स्ट, टावर E इज टू द नॉर्थ ऑफ C, E इज टू द नॉर्थ ऑफ C। अब हमें E भी नहीं पता, C भी नहीं पता, इसको छोड़ देते हैं, आगे पढ़ो। दैट इज सिचुएटेड नियर द साउथ एंड बाउंड्री ऑफ द कॉलोनी एंड टू द वेस्ट ऑफ B। B भी नहीं पता हमें। देयर आर ओनली 2 टावर्स G एंड F टू द ईस्ट ऑफ C। अच्छा, ईस्ट ऑफ C मतलब C इधर कहीं होगा, तभी G और F उसके ईस्ट में आ जाएंगे। और ऊपर वाली लाइन क्या कह रही थी, टावर E इज टू द नॉर्थ ऑफ C, E इज टू द नॉर्थ ऑफ C, E इधर आ जाएगा क्योंकि C के नॉर्थ में E, दैट इज सिचुएटेड नियर द साउथ एंड बाउंड्री ऑफ द कॉलोनी एंड टू द वेस्ट ऑफ B, और ये वेस्ट ऑफ B है, मतलब B इधर कहीं आ जाएगा। तो आपके पास फाइनल डायग्राम ऐसी बनेगी, E, B, D, G, C, F और A, ऐसा कुछ। अब आपको कह रहा है सिलेक्ट द स्टेटमेंट दैट इज ऑलवेज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू गिवन इन्फॉर्मेशन। टावर A और F जो है वो टावर E के साउथ में है, A और F जो है वो टावर E के साउथ में, यस। देखो A भी साउथ में है और E भी, E के दोनों साउथ में, पहला वाला सही हो गया। टावर E मस्ट बी टू द वेस्ट ऑफ टावर A, टावर E मस्ट बी टू द वेस्ट ऑफ टावर A, सेकेंड स्टेटमेंट भी सही हो गया। और देखो और कौन कौन सा है, टावर A मस्ट बी टू द वेस्ट ऑफ C, और टावर ऑप्शन क्या क्या दे रखे थे इधर, अच्छा कोई एक ही सिलेक्ट करना था यहाँ, क्योंकि मस्ट का है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, E उस साइड भी हो सकता है, और ये भी मस्ट मस्ट वाले तीनों है, तो आंसर मेरा इसका A होना चाहिए। हम चेक कर लेंगे इसको राज्य सेवा वाले में। मस्ट क्या हो जाता है पता है क्या, एक्सट्रीम केस, मतलब हर केस में प्रूव होना चाहिए। अभी यही चीज़ मैं आपको राज्य सेवा का जब GS दिखाऊंगा ना, उसमें ये चीज़ प्रूव हो जाएगी कि अगर कोई एक्सट्रीम वर्ड दे दिया है वहाँ पे, वो डेफिनेटली रॉन्ग होगा। ये क्वेश्चन भी छोड़ सकते हो, मतलब इसका ऐसा है कि इसका मैथ्स थोड़ा अलग ही लेवल का है राज्य सेवा का, तो बेटर है आप इसमें मैथ्स में जो कर सकते हैं उस पर रिलाई रहिएगा, और बाकी का आप इससे कर लीजिएगा, इंग्लिश से। अभी देखो ये भी कुछ समझ नहीं रहा, 24 से 27 प्लस 3 करोगे तो आएगा, 27 से 30 प्लस 3 करोगे तो आएगा, 29 टू 22 माइनस 7 से आएगा, 26 टू 31 प्लस 5 आएगा, और 31 टू 28 प्लस 3 आएगा, माइनस 3 सॉरी। वहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ एक जगह माइनस हो रहा है, यहाँ प्लस और माइनस हो रहा है। अगर ऐसा हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, +5, ये हो जाएगा +3 -3। अच्छा, +5 -3 तो +5 -3, ओके। यहाँ ऐसा लग रहा है क्या, ये भी हो जाएगा -5 + 9। डिजिट्स को ऐड करें अगर हम, तो ये डिजिट को ऐड करेंगे तो 2 + 4 हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 8। इसको करेंगे तो 9, 4, 4, और ये हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 10। अगेन इसको भी ऐड करूँगा, 1 + 1 तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। कोई लिंक ही नहीं बन रहा इस क्वेश्चन का। 6 to 8 वाला एक सीरीज़ है, एक है 9, 4, 4, और एक है 3, (1), 1, 3, 2, 3, 1। ये क्वेश्चन को छोड़ दो, ये कुछ समझ ही नहीं रहा क्या है ये। हाँ, ये क्वेश्चन कर सकते हो, एवरी एलिमेंट ऑफ B इज एन एलिमेंट ऑफ A। ये मान लो B है, ये बाय डिफॉल्ट किसका एलिमेंट है, A का, ऐसा आपको दे रखा है। सम एलिमेंट्स ऑफ C आर एलिमेंट्स ऑफ A। मान लो C यहाँ कहीं है, थोड़ा C A का एलिमेंट हो जाएगा। आगे एवरी एलिमेंट ऑफ D इज एन एलिमेंट ऑफ C,
ओके यहाँ पे, बट नो एलिमेंट ऑफ डी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। हाँ मतलब डी बाहर आ जाएगा, ए के सर्कल के, सही है। विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इम्पॉसिबल, जो नहीं हो सकता। सम एलिमेंट ऑफ सी इज इन बी, इम्पॉसिबल लग रहा है ये। एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन सी, ये तो इम्पॉसिबल है सेकेंड वाला। वो ऐसा कह रहा है पूरा का पूरा सी बी के अंदर है, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आइदर इन बी और इन सी। हाँ हो सकता है, थोड़ा बहुत बी में थोड़ा बहुत सी में। एवरी, हाँ एवरी बी, ये भी तो नहीं है। एवरी एलिमेंट ऑफ, लास्ट वाला पढ़ो तो, एवरी एलिमेंट ऑफ सी इज इन ए, ये भी पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल तो यार तीनों ही लग रहे हैं, बट ऑप्शन एक ही सिलेक्ट करना है। उसका डायग्राम भी अपने जैसा ही बना है। एंड में भी पैसेज ही है, ये पैसेज रहा, इसके ऊपर वाला भी पैसेज रहा, इसके ऊपर वाला भी पैसेज है, इसके ऊपर वाला भी पैसेज है, इसके ऊपर वाला भी पैसेज है, ये भी पैसेज है। मतलब मैथ्स के टोटल आपके इसमें 50 से लेके 74, 25 क्वेश्चन एक आते हैं इसमें, रीजनिंग और मैथ्स मिला के। यस, when Anna, Bina, Siona and Diona stand by height in a row, Siona being the shortest stand first। इसको करो तो कह रहा है Siona being the shortest, Siona सबसे लास्ट में, या फिर फर्स्ट मान लो। while Bina comes to the third position, Bina थर्ड में है, 2 पोजीशन खाली है। however when they stand by age, Anna being younger stand first। एज वाइज अगर बनाए तो Anna फर्स्ट आ जाती है, और while Bina occupies एक्सट्रीम रियर पोजीशन, बीना यहाँ कहीं आ जाएगी, 2 सीट खाली है। इन बोथ रोज डीएना रिमेन्स एट द सेकेंड पोजीशन, डीएना यही है। सिलेक्ट द पर्सन हु इज इमीडिएट यंगर देन बीना, एज वाइज ये था ना, इमीडिएट यंगर यहाँ कौन रह गया, सियोना। मार्क करो सियोना, आगे बढ़ो। क्वेश्चन ये कह रहा था आपको 2 चीज़ें दे रखी थी, 4 लड़कियाँ हैं, वो हाइट से पहले खड़ी रहती है। हाइट वाइज ऑर्डर ये था, सियोना और बियोना थर्ड पे थी। अब आपको ये कह रहा है उसके बाद आपको पता नहीं था। नेक्स्ट उसने कहा है बट जब एज वाइज वो खड़े रहते हैं तो एना जो है वो यंगर है और वो फर्स्ट खड़ी रहती है, एना फर्स्ट हो गई। वाइल बीना ऑक्यूपाइज एक्सट्रीम रियर पोजीशन, लास्ट पोजीशन बीना की हो गई। नाउ इन बोथ रोज डियाना रिमेन्स एट द सेकंड पोजीशन, यहाँ भी डियाना सेकंड पे, यहाँ भी सेकंड पे, दोनों में सेकंड पोजीशन पे। तो वो आपको पूछ रहे एज वाइज इमीडिएट यंगर कौन होगी बीना की, बीना की जस्ट इमीडिएट यंगर कौन रह जाएगी, सियोना। सियोना को मार्क करो, आगे बढ़ो। कुछ कुछ क्वेश्चन है जो डुएबल है, बाकी तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ है। इसको भी क्वेश्चन को देख सकते हो। व्हेन आई लेफ्ट फॉर वर्क द वॉच वाज शोइंग 8 hours 27 minutes। ये ऐसा बोल रहा है जब ये काम के लिए निकला तो घड़ी कुछ ऐसी थी, ये 8 बज रहे होंगे यहाँ पे, 8 से थोड़ा ज़्यादा होगा ये, और 27 मिनट्स यहाँ कहीं होगा, ये 6 बजते हैं ना, ऐसा। नाउ द पोजिशन ऑफ द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ द वॉच इज एग्जैक्टली इंटरचेंज व्हेन आई वॉज बैक होम। मतलब ये मिनट हैंड इधर हो गई और घड़ी हैंड इधर हो गई, अपोजिट अगर कर देंगे तो। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट टू द न्यू टाइम डिस्प्लेड। एग्जैक्टली 33 मिनट्स टू 6, 6 को 33 मिनट्स बाकी होंगे क्या, नहीं, 17.75 मिनट्स 6। हाँ ये देखो, ये बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, ये कर सकते हो आप, इसको यहाँ ध्यान देना। वो ऐसा कह रहा है जब वो घर से ऑफिस के लिए निकला ना तो घड़ी एग्जैक्ट बना लो, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। वो ऐसा कह रहा है जब वो घर से ऑफिस के लिए निकला तो घड़ी में 8:27 हो रहे थे, ऐसा ही कुछ होगा, 8:27। अब वो कह रहा है जब वो वापस आया घर पे तो पोजीशन चेंज हो गई। मतलब ये जो है ये
घड़ी वाली हैंड ये हो गई 5 के करीब, और मिनट वाली हैंड ये हो गई, और ये घड़ी हावर हैंड मतलब घंटे वाली हैंड ये हो गई, ये मिनट वाली ये हो गई। आपको कह रहा है, आपको ये बताना है क्लोजेस्ट कौन सा होगा न्यू टाइम के। अब ये क्या कह रहा है, 33 मिनट्स बचे 6 के लिए। क्या 33 मिनट्स बचे? नहीं, ये तो वैसे ही कट जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 27 मिनट्स टू 6। अगेन 27 मिनट्स के लिए ये 5 5 5 15 ही बचा है, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट पढ़ो 17.75, ये हो सकता है क्योंकि 5 5 15 और यहाँ बचा हुआ 2.5 मिनट। तो ऑप्शन विल बी बी। मार्क करो, आगे बढ़ो। तो कुछ कुछ डुएबल इसमें है मैथ्स और रीजनिंग के, बाकी तो आप इंग्लिश कर लोगे तो दैट इज मोर देन इनफ। आई डोंट थिंक इसमें मैथ्स में इंटरफेयर भी करना चाहिए ज़्यादा क्वेश्चन हमें, सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स इसमें हम कर लेंगे राज्य सेवा में, तो डुएबल है। मतलब आपको समझ में आ गया होगा, वहाँ का मैथ्स जो होता है वो स्टिल टफ है, तो इससे थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल है। यहाँ प्रैक्टिकल मैथ्स सही नहीं। अभी देखो ना, ये क्वेश्चन में क्या ही कर लोगे आप, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है इम्पॉसिबल कौन सा है, तीनों के तीनों इम्पॉसिबल है डायग्राम बनाओगे तो। उसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन था, वो डिफरेंस वाला, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कौन से डिफरेंस की बात कर रहे हैं ये। हाँ ये वाला, इसमें भी कुछ नहीं समझ में आएगा आपको क्या करना है। ये वाला जो क्वेश्चन है किया, ऐड किया गया शायद 24 + 29 करेंगे तो 53, और 53 + 26 79। ओके 80 81। अच्छा हाँ ये किया है उसने तीनों को ऐड किया है। द मोमेंट यू ऐड ऑल 3 ये हो जाएगा 60 + 13 + 6 79 आ जाएगा, सही है। ये भी हो जाएगा 60 + 9 + 1, ये 80 थोड़ी, हाँ ये 60 नहीं 70 हो जाएगा ना, 30, हाँ ये भी हो जाएगा 80, सही है ये। तो ये आपको अगर 81 चाहिए, 30 है 28 है, आपको कितना लगेगा 33, ये मार्क कर सकते हो। ये ऐसा था, तीनों को ऐड कर रहे थे ये, ऐसा कुछ तो भी। ये था राज्य सेवा। अब मैं आपको जीएस का दिखाता हूँ कि एमपीएससी में जीएस में क्या बेनिफिट मिलता है। और ये बहुत से क्वेश्चन में उन्होंने यही किया है, बट वो यहाँ नहीं लगेगा। जैसे आपने एक सोशल रिफॉर्मर करके टॉपिक होता है आपके महाराष्ट्र एमपीएससी में, ये आपको पढ़ना ही है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जैसे आपको पता होना चाहिए रानाडे के बारे में, भंडारकर के बारे में, केटी तेलंग के बारे में, इन सब के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। यहाँ पे ट्रिक नहीं लगेगी। तो पहले 3 क्वेश्चन तो आपको नॉलेज से ही होगा। 4th वाला जो है, ये जैसे यूपीएससी भी अगर किसी ने पढ़ा है तो उसमें मालविका अग्निमित्र, ये जो है ये पुष्यमित्र शुंग ने लिखा था अपने बेटे के बारे में, मालविका अग्निमित्र। तो इसमें बाय डिफॉल्ट शुंगा एंड विदर्भ, शुंगा एक ही जगह मेंशन है क्योंकि पुष्यमित्र शुंगा ने लिखा था, तो शुंगा एक ही ऑप्शन में, पहला मार्क करो, आगे बढ़ो। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको थोड़ा नॉलेज होगा, मतलब इसमें आपको विदर्भ फैमिली, वकटका फैमिली या फिर सतवाना फैमिली का नॉलेज नहीं भी है तो चलेगा। यू जस्ट नो कि मालविका अग्निमित्र, वेट आई विल शो यू। ये क्यों हैंग हो जाता है? हाँ सी मालविका अग्निमित्र टेल्स द स्टोरी ऑफ द लव ऑफ अग्निमित्र द शुंगा एम्परर। देख लिया, शुंगा किंग था। अब द मोमेंट आपको पता है शुंगा है, वापस आ जाओ क्वेश्चन पे और मुझे एक भी ऑप्शन दिखा दो जहां शुंगा, एक ही है बस, शुंगा पता था आपको, मार्क किया और आगे बढ़ो। नेक्स्ट अगर ये वाला क्वेश्चन करूं, ये भी अगर आपने यूपीएससी पढ़ रखा है उससे रिलेटेड है। यहां पे हिस्ट्री में आपको पता होगा जो श्रेणी होता है दैट इज अगेन रिलेटेड विथ दिस ट्रेडर्स, श्रेणी वाला जो होता है। अब श्रेणी देखो किस किस में, इसमें 5th नहीं है, इसमें भी 5th नहीं है, ये 2 हटा दो। अब ऑप्शन इन दोनों में बचता है। अब अगेन आपने अगर थोड़ा डिटेल में और पढ़ा होगा, शतमान भी हम मर्चेंट्स को ही कहते हैं। यहाँ पूछ रहा है ट्रेड एक्सचेंज ड्यूरिंग वैदिक पीरियड किसको कहते हैं। ट्रेड एक्सचेंज तो वही करेगा जो मर्चेंट होगा, जो बिजनेसमैन होगा। तो शतमान एंड श्रेणी एक ही ऑप्शन में है, दैट इज 4th मार्क करो, आगे बढ़ो। बट ये सारा कुछ हो जाता है फैक्चुअल, इसके लिए नॉलेज चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो रॉन्ग होगा ही होगा। मैं आपको जो क्वेश्चन बताऊंगा उसके लिए नॉलेज की जरूरत नहीं है, जैसे इसके लिए भी नॉलेज चाहिए, ये भी अगेन ये विदाउट नॉलेज नहीं होगा ये क्वेश्चन। हाँ अब ये देखो, ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अगर मान लो आपको कुछ नहीं पता है, आप जस्ट आज हिस्ट्री पढ़ने आए हो, बट आपको इतना पता है सबसे बेस्ट रूलर था अकबर, जितने भी मुगल थे। पहला पढ़ो क्या लिखा है, रिलीजन वॉज सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। अच्छा काम है, कौन कर सकता है अकबर। यहाँ देखो औरंगजेब, ये तो जिंदगी में नहीं कर सकता।
हुमायूं जो था ये तो बिजी था शेरशाह सूरी के साथ वॉर में और उसका एम्पायर भी डिसइंटीग्रेट हो गया था। और यहाँ पे बाबर है, बाबर जस्ट आया ही था तो उसके बाद इतने फुर्सत ही नहीं थी। अगला काम पढ़ो, अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ सेक्लूजन टुवर्ड्स ब्रेव वुमेन हु फॉलोड सती। इनफैक्ट जब जोधाबाई से शादी की थी तो राजपूताना को भी हाई ऑर्डर दिया था और सती की रिस्पेक्ट करता था अकबर। नेक्स्ट, स्टॉप चाइल्ड मैरिज एंड विडो मैरिज, अच्छा काम है, ये वही कर सकता है अकबर। अकबर मार्क करो, आगे बढ़ो। 2-3 लोग फेवरेट होते हैं एमपीएससी और यूपीएससी के, एक गांधी जी, एक अकबर और एक विजयनगर एम्पायर। इसको थोड़ा डिटेल में कर लेना हिस्ट्री में अगर करने जा रहे हो तो। यूपीएससी में भी दिखाऊंगा, एक क्वेश्चन था अकबर पे, सिर्फ आपको इतना पता था ऑप्शन में अकबर है तो आंसर अकबर हो जाएगा, क्योंकि अच्छा काम था और अकबर ही कर सकता है ये। नेक्स्ट अभी एनी बेसेंट थी, उसने कुछ किताबें लिखी थी, आपको पता होना चाहिए, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ उसी ने लिखा है। ए एंड बी होगा इसका, मार्क करो, आगे बढ़ो। अब देखो ये जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें आपको ये पता है कि देयर इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू डंपिंग ऑफ टॉक्सिक वेस्ट इनटू सॉइल। जाहिर सी बात है, अगर कचरा डालोगे सॉइल में, सॉइल तो गंदा होगा। ए तो आपका राइट है। डिफॉरेस्टेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रीक्वेंट फ्लड्स इन रिवर, ये भी सही बात है। द मोमेंट आप पेड़ काटोगे सॉइल इरोजन होगा, सॉइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम हो जाएगी तो फ्लड्स भी आएगा, ये भी सही है। बट अब ये किसी को नहीं पता है, फ्रांसिस्को मेंडेस। बट आप लोग के राज्यसभा में एक चालू घड़ा मुड़ी होता है, करंट अफेयर जिसको कहते हैं, ये घड़ा मुड़ी में बहुत न्यूज़ में था ये इसका नाम, तो वहां से हो जाता है ये। या तो आप घड़ा मुड़ी कर लो ढंग से तो उससे ये क्वेश्चन हो जाता है। इसका आंसर है ए बी सी तीनों करेक्ट है। उसको अमेजोन गांधी कहा जाता था। अब ये किसी बुक में न्यूज़पेपर में भी नहीं आता, बट जो मैगजीन्स आते हैं ना आप लोग के, उसमें ये था घड़ा मुड़ी के। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी है, ओजोन इज कॉल्ड द प्रोटेक्शन शील्ड ऑफ अर्थ, बिल्कुल सही बात है। सेकंड, इन 1985 इट वाज क्लियर दैट ओजोन लेयर हैज होल्स, चलो मान लेते हैं। उसके पहले ना लास्ट स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा है, इन 1989 केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन आर बैन टू यूटिलाइज। आपको लग रहा है अगर 1989 में हमने बैन कर दिया होता तो अब तक ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा होता? सबसे पहले 3 प्रोटोकॉल आए थे, आपने पढ़ा होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एक क्योटो प्रोटोकॉल भी था। पहले हमको लगा कि HFC होता है, फिर हमने CFC लेके आए, CFC में हमको पता चला ये भी फेज आउट कर रहे हैं। तो ओजोन डिप्लीटिंग ये सब्सटेंस जो थे ये 2000 के बाद लेटर में बैन हुए। द मोमेंट आप डी हटा दोगे तीनों में से, आपका आंसर आ जाएगा ए। क्योंकि यहां लिखा होता ना वेयर स्टार्टेड टू बैंड, यहां लिखा है आर बैंड। बैंड अगर हो गया रहता तो आप यार क्योटो प्रोटोकॉल क्यों 2000 के बाद साइन करते ओजोन प्रोटेक्शन के लिए। अब देखो ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है, जिसने एनवायरमेंट बेसिक भी पढ़ी ना उसको पता है 3 ही टाइप का होता है, एक टॉपिक है, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन दे रखा था, बस आपको ये पता होना चाहिए था 3 ही टाइप के होते हैं। एक नंबर वाला ऐसा होता है, अपवर्ट होता है, बायोमास वाला इन्वर्ट होता है। बायोमास मतलब कितना मास है, और एक एनर्जी होता है। 10% रूल आपने देखा होगा, ओमनीवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ये वाला। फूड वेब जो अपने आप में एक टॉपिक है। फूड वेब क्या होता है? फूड वेब का मतलब है, मान लो ये कोई मॉस्क्यूटो है, इसको रैबिट भी खा सकता है, इसको कोई स्पाइडर भी खा सकता है, इसको कहते हैं फूड वेब। जब एक ही आदमी को बहुत लोग खा सकते हैं दैट इज फूड वेब। इसका कभी पिरामिड बनता ही नहीं है, ठीक है। उसी के साथ नीचे वाला क्वेश्चन देखो, तीन में कलर दे दिया है, एक में लिखा है कीस्टोन, ठीक है। मतलब इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा, मतलब आपको लिखा है अगर कुछ स्पीशीज एलिमिनेट हो जाते हैं सीरियसली तो उसको क्या कहेंगे। अब एक कॉमन सेंस सोचो, ये कलर वलर क्या है, ये कभी पढ़ा है कोई कलर स्टोन होता है? यहाँ देखो दगड़ 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 लिख रखा है, ठीक है। जैसे दगड़ हटाओगे यार ये देखो ना कीस्टोन ठीक है, ये यहीं से समझ में आ रहा है ये क्या है, दगड़ थोड़ी होता है कोई। मराठी ये पढ़ लो, ट्रांसलेशन पढ़ लो, हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। कीस्टोन यहाँ पे बस अलग है। ऑड वन आउट मार्क करो, अगर दगड़ ही होता तो कोई भी दगड़ हो सकता था, 3 दगड़ थोड़ी होंगी। फिर ये वाला क्वेश्चन देखो आप, इसमें कह रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट्स इंडिकेट द गिबियस फेज ऑफ द मून। अब मान लो पता ही नहीं है गिबियस फेज, कह रहा है बी और एच। बी कहाँ है, यहाँ पे बी का आपको ब्लैक साइड दिख रहा है और एच का भी आपको क्या दिख रहा है, ब्लैक साइड दिख रहा है। नेक्स्ट सी और जी देखो, सी कहाँ पे, सी यहाँ पे, सी का दोनों इक्वल साइड दिख रहा है, जी का भी क्या दिख रहा है, दोनों इक्वल साइड दिख रहा है। डी और एफ देखो, डी का वाइट साइड दिख रहा है, एफ का भी वाइट साइड दिख रहा है। बट ई और ए देखो, ई ये रहा, ई का एक साइड आपको वाइट दिख रहा है, एक साइड क्या दिख रहा है, ब्लैक। यही एक ऑड वन आउट है सबसे। ई एन ए मार्क करो, क्योंकि यहां से देखोगे तो इसका व्हाइट दिख रहा है, यहाँ से ब्लैक दिख रहा है, बट यहां से इसका ब्लैक दिख रहा था, यहां से भी इसका ब्लैक दिख रहा था, यहां से इसके दोनों दिख रहे थे, यहां से भी इसके दोनों दिख रहे थे, यहां से इसका व्हाइट दिख रहा था, यहां से इसका व्हाइट दिख रहा था। बट एक यही है जो अपोजिट फेजेस में, इसी को गिबियस फेज कहा जाता है, जब 2 प्लैनेट के बीच में अर्थ आ जाता है।
अब देखो ये क्वेश्चन की मैं बहुत बात करता हूं, जब एमपीएससी या यूपीएससी ने एक ऑप्शन में एक वर्ड 2 बार दे दिया हो, आंसर उन्हीं दोनों में से होगा। क्वेश्चन पढ़ो, आपको बोला है ये डेफिनेशन किसने दी है, देख रहे हो यहां भी एक एनसाइक्लोपीडिया और यहां भी एनसाइक्लोपीडिया है, बाय डिफॉल्ट आंसर इन्हीं दोनों में से। अब आप यूनिवर्सल एनसाइक्लोपीडिया के साथ क्यों जाओगे, ये यूनिवर्सली चलेगा, ब्रिटानिका एक पब्लिक प्राइवेट एडिशन है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसका आंसर देख लेना यही है। अब ऐसा ही एक और सीपीआई का क्वेश्चन पूछा था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वेट आई विल शो यू, 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे पूछे जहां पे उन्होंने ऑप्शन में एक ही वर्ड बार बार दे रखा है। अब जैसे ये भी नॉलेज से होगा, लिखा है विच ऑन द फॉलोइंग सॉइल कंटेन्स मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ आयरन एंड बॉक्साइट, कौन सा होता है, लैटराइट सॉइल, मार्क करो, आगे बढ़ो। फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र प्लेट्यू, प्लेट्यू किस कलर से शो करते हैं मैप में, ब्राउन, ग्रीन, सर येलो कलर से शो होता है प्लेट्यू, अगर आप देखोगे तो मैप में। अब क्या होता है, हम मैप देखते हैं, हम गौर से देखते नहीं है कि प्लेट्यू का कलर कौन सा दिया, मतलब बहुत ज्यादा फैक्चुअल चला गया ये, ठीक है। तो येलो कलर आप चेक करोगे तो येलो कलर मिल जाएगा, ये उससे सॉल्व हो रहा था क्वेश्चन। अब ये देखो यहां बस एक ही ट्विस्ट था, क्वेश्चन में क्या लिखा था, सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर वाले नीचे वालों की बात कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका की बात कर रहा है। उस टाइम पे समर सोलिस्टिस कब आता है, जब हमारे यहाँ विंटर होता है, उधर क्या होता है, समर सोलिस्टिस। मतलब अब ये देख लो 21 जून तो नहीं होगा, 23 सितंबर और 22 दिसंबर से, 21 मार्च भी नहीं होगा समर सोलिस्टिस, क्योंकि बात किसी कर रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर की, नदन की नहीं। हमारे यहाँ धूप काला कब आता है, मई में, मई वाला, मई से 6 महीने पीछे जाओगे उनके यहाँ क्या आता है, दिसंबर। अब ये क्वेश्चन बताता हूँ ना, ये बार बार रिपीट होता है एमपीएससी में, फेवरेट थीम है उनका। इसके पहले भी पूछा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 या 21 का है। इसमें क्या पूछता है, अगर एक ऑब्जेक्ट को हमने सिमेट्रिकली प्लेस किया 2 प्लेन मिरर के बीच में तो कितने इमेजेस फॉर्म होंगे। क्या होता है, 360 को 36 से डिवाइड करो, -1 कर दो, 360 को 36 से माइनस करोगे क्या होता है, 10, 10 - 1 करोगे क्या आएगा, 9। और ये इसीलिए नहीं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए करने पड़ते हैं, सेम क्वेश्चन एमपीएससी ने 2019 या 20 में दिखाया है। किस दिन आप जाके देखना, ये एग्जैक्टली उसमें बस 36 डिग्री के जगह 30 डिग्री दे दिया था। 30 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 12, 12 - 1 क्या होगा, 11। यहाँ 30 की जगह कितना दे दिया, 36, वहाँ आंसर था 11, यहाँ आंसर है 9। ये फॉर्मूला पूछ रहा है, किसका फॉर्मूला है ये, फिजिक्स रिवाइज नहीं किया किसी ने, पास्कल। यस, इन दोनों में से है, आई एम ऑल्सो कंफ्यूज, आई थिंक कंटिन्यूटी या बर्नौली, इन दोनों में से ही है कोई, तो चेक कर लेते ना। बर्नौलीज है, P + ½ PV + PGH, वही है, P + HG + ½। यस, यहाँ P से बस डिवाइड कर दिया है, P तीनों में आ जाता। अब ये क्या क्वेश्चन है, मतलब फ़ारेनहाइट से आपको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीग्रेड में। फॉर्मूला होता है केल्विन में कन्वर्ट करने का, एक सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट, उसी पे पूछ दिया था। मैं जो आपको क्वेश्चन शो कर रहा हूँ वो थोड़ा नीचे है। अब ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको पता है विटामिन ए किसके लिए काम आता है, बस 1 का जैसे आपने 4 मार्क किया है, यहाँ पे ए का 4 चाहिए, ए का 4 किस में, इसी में 2 मार्क करो, आगे बढ़ो, फ्री फुकट के मार्क्स चाहिए। अब ये बताओ, देखो यहाँ भी क्या दे रखा है, मोलस्का मोलस्का मोलस्का, तीनों में भर रखा है, बट कॉन्कोलॉजी क्या होता है, कॉन्च मतलब क्या होता है, शेल, शेल्स ऑफ मोलस्का, वो जो शंख बजाते हैं वो कौन सी तो होता है ये। अब देखो मोलस्का तीनों में भर रखा है, जबरदस्ती कॉलन ट्रेट्स दे रखा है हमको, जिसका कोई मतलब नहीं है, बट आपको पता है तीनों ऑप्शन में मोलस्का है। हाँ, अब क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, मान लो जैसे आप वो वाला क्वेश्चन भी था, यूनिवर्सल एनसाइक्लोपीडिया और ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया, मान लो आपको एग्जैक्टली नहीं पता यूनिवर्सल है कि ब्रिटानिका है, आप क्या करोगे उस केस में, आप रिस्क लोगे, बट आप 2 ऑप्शन तो इन दोनों में ही रिस्क लोगे, यूनिवर्सल और ब्रिटानिका में। गलत होगा तो रेयरली 0.66 आएगा, बट राइट होगा तो समझ लो कितना आएगा, 2 मार्क्स आ जाएंगे।
तो ऐसे क्वेश्चन में रिस्क लेना चाहिए जहां आप दो एलिमिनेट कर पा रहे हो। जैसे यहां आपने इसको एलिमिनेट कर दिया, अब आपको पता है मोलस्का में ही आंसर है क्योंकि तीनों ऑप्शन मोलस्का से है, और आपको ये भी पता है कि शेल से रिलेटेड होता है या मेंटल में कंफ्यूजन होगा। मान लो आपने मेंटल मार्क किया, कोई गलती नहीं है इसमें, हो सकता है गलत हो जाएगा बट मोस्टली हो सकता है अगर किसी ने शेल मार्क किया तो राइट भी तो आएगा। ऐसे क्वेश्चन में डेफिनेटली रिस्क लेना चाहिए आपको। सी यहां देखो क्या लिखा है, दे आर ओनली टेरेस्ट्रियल एनिमल। पॉसिबल है कि क्या मोलस्का ही ओनली टेरेस्ट्रियल, शेर वगैरह कहां गए भाई अगर वो टेरेस्ट्रियल एनिमल नहीं है तो। द मोमेंट आप सी हटाओगे, सी यहां से कट गया, आप क्या हो गया ओनली ए बी सी। अब देखो क्या लिखा है, दे आर जनरली बायलैटरली सिमेट्रिकल, दे आर हैविंग मस्कुलर फुट, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। अब आपके पास बचा है ए बी डी, ओनली ए ओनली बी। अब तीनों में ए तो कॉमन है तो आपको ये पता है ए तो मेरा राइट है। अब आप हो सकता है ये एक है बी है, और ये भी पता है जनरली बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है मोलस्का, सिमेट्रिकल होता है मोलस्का, बायलैटरल नहीं होता है। ओके तो मान लो जैसे बी आप हटा दोगे आंसर क्या आ जाएगा, ओनली ए, क्योंकि यहां लिखा है बायलैटरली सिमेट्रिकल। अगर वो लिखते दे आर जनरली सिमेट्रिकल तो आंसर क्या होता है, ये भी राइट हो जाता। जस्ट रॉन्ग करना था वर्ड, तो उन्होंने वर्ड क्या लगा दिया, बायलैटरली, एक वर्ड इंफ्यूज कर दिया। ये कह रहा है विच ऑन द फॉलोइंग इज द मेजर पॉलिसी इंटरवेंशन फॉर द लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म के लिए अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट, बिचौलिए को हटा दिया था, बिल्कुल सही बात है। फिक्सिंग सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग ये भी किया था, और कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग ये भी किया था। अब ए सी और डी किस में, ऑल ऑफ द अबव, बाय डिफॉल्ट आपका आंसर आ जाएगा ए सी डी। टेनेंसी रिफॉर्म भी तो किया था, सीलिंग लिमिट लगा दी थी कि कोई 1 एकड़ से ज़्यादा रख नहीं सकता है, जितने भी लैंड है उसको कंसोलिडेट कर दो, जोड़ दो। ये सारे पॉजिटिव स्टेप किए गए थे लैंड रिफॉर्म में। अब देखो एमपीएससी में एक और बात आता, जो ऑप्शन बहुत बड़ा है वो क्या हो जाता है आंसर, जो सबसे बड़ा है। ये कोई भी साल का चेक कर लो, 2017, 18, 19, 20, 21, अगर कुछ पूछा है ये किसने दिया है, ये थ्योरी किसने दी है, और 4 ऑप्शन दिए उसमें एक का नाम बहुत बड़ा दिया है तो वो आंसर हो जाएगा। क्या पूछा है, विच ऑन द फॉलोइंग आर बेनिफिशियर्स ऑफ अन्नपूर्णा योजना, ये देखिए कितना बड़ा ऑप्शन दिया है, ये आपका आंसर यही है। झूठ लग रहा है एमपीएससी की राज्य सेवा के आंसर की से चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 47 है ना, 47 का क्या दे रखा है 3, आ जाओ यहाँ पे सी। कोई भी क्वेश्चन ले आओ मेरे पास एमपीएससी का और मुझे बता दो सर यहाँ ये रूल फेल हो रहा है, वहाँ ये रूल लगेगा कि क्योंकि वो इतना बड़ा एक्सप्लेन ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ क्या लिख दिया, स्कूल गर्ल्स। कौन सी स्कूल गर्ल भाई, इतने सारे स्कूल गर्ल है हमारे यहाँ पे, कोई कैटेगरी तो होगी कि ये मतलब एक सिर्फ बीपीएल के बिलो स्कूल गर्ल्स या फिर इस कैटेगरी के स्कूल गर्ल। यहाँ लिखा है कैजुअल लेबर। कैजुअल लेबर पूरे दुनिया में जितने भी, क्या सबको आप अन्नपूर्णा योजना दे रहे हो क्या? यहाँ लिखा है रिटायर्ड सोल्जर। कितने सोल्जर है, सबको अन्नपूर्णा दे रहे हो क्या? यहाँ इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, सीनियर सिटीजन हु आर नॉट अंडर नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। इतना बड़ा ऑप्शन है, जस्ट गो योर होम और वेरीफाई। कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जहाँ इतना बड़ा ऑप्शन है, आंसर वही है बाय डिफॉल्ट। अब ये पढ़ो, ये वाला जो क्वेश्चन है, नहीं ये नहीं, आगे है वो। हाँ यही मैं आपको कह रहा था, इसमें से सबसे बड़ा नाम किसका दिया हुआ है चारों में से? सेकंड है। अब क्वेश्चन नंबर 55 है, आंसर की 55। मैं आपको क्या करूं, किसी भी क्वेश्चन में वेरीफाई कर लो। मैंने इस साल का राज्य सेवा दिया नहीं था, बट मैंने घर पे सारे ट्रिक लगाए। आई वॉज स्कोरिंग 113, 113। मुझे लगा मुझे आके देना चाहिए था, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ ना, कितने क्वेश्चन में ऐसा है, अभी नीचे तो मैं लेके गया नहीं हूँ, दिखाऊंगा कितने ऐसे क्वेश्चन थे जो सिर्फ चालू घड़ा मोड़ी से हो गए थे, या फिर आपके नॉलेज से, या फिर आपने ऐसी ट्रिक्स लगाई। नहीं पता यार, किसी को भी नहीं पता, कौन पढ़ता है इसके बारे में? क्या लिखा हुआ है, अ कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर। किसने दिया नहीं पता। नाम देखिए, इतना बड़ा नाम क्यों दिया, इधर क्यों नहीं जी माइडाल को एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ क्यों नहीं रॉबिन्स और मार्शल के सामने कुछ लगा दिया, ये नाम क्यों इतना बड़ा रखा है? इसीलिए बाय डिफॉल्ट। और ये वेरीफाइड है 2018 से लेकर 2023 तक।
पास्ट का कोई भी क्वेश्चन उठा के ले आइए जहां ये चीज़ है और आंसर नहीं है, आई कैन गारंटी यू आंसर यही रहेगा, जो सबसे बड़ा नाम रहेगा। अब ये देखो, ये क्वेश्चन भी कितना मस्त है। आपको कह रहा है रंगराजन कमेटी ने 2014 में कुछ पैरामीटर्स दिए थे, आपको मान लो नहीं पता है इसका आंसर। ये चेक करो, यहाँ क्या दे रखा है 50 एंड 55, यहाँ क्या दे रखा है 55 एंड 40, यहाँ क्या दे रखा है 60 एंड 45, यहाँ देखो एक ऊट पटांग नंबर ले लिया 47 एंड 32। ऐसा ऑप्शन तभी लेते हैं जब ये आंसर होता है। उसके सपने में यहाँ भी क्यों नहीं उसने 40 और 25 ले लिया, कहीं 40 और 25 तो था नहीं, यहाँ भी तो कर सकता था। देख रहे हो, ऑड वन आउट, एग्जैक्ट उसने एक मिडिल वाला नंबर उठाया 47। चेक भी कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 58 है ना। टू आ जाओ क्वेश्चन में, सी कॉमन सेंस की बात है यार। यहाँ 50, 55, 60 लिखा है, यहाँ पे भी क्यों नहीं 40, 45 लिख दिया उसने, क्यों उसने 47 लिया, क्योंकि सभी तो 5 के मल्टीपल है। अचानक कोई भी 47 क्यों लिखेगा पता है, क्योंकि आंसर वही रहता है, ऑड वन आउट सामने से ही। कितने क्वेश्चन में लगा के देख सकते हो आप। ये पढ़ो, इससे 65 कोई क्वेश्चन था, लिखा है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या किया गया था। बताओ क्या कर सकते फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। ये है नोटबंदी, कह रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन के नोटबंदी। ये कह रहा है प्रॉपर्टी डिस्क्लोजर स्कीम, ये कह रहा है प्रधानमंत्री जनधन योजना। आपने क्या किए थे, जनधन अकाउंट खोले थे लोगों के। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, सबके पास पैसा है बैंकिंग में। पैसा कब आएगा, जब उनके पास अकाउंट होगा। इसीलिए आपने क्या किया था, प्रधानमंत्री जनधन योजना में अकाउंट खोले थे लोगों के 2014 में। ये पढ़ो क्या लिखा है, व्हाट इज मीन बाय जेंडर बजट। एक कह रहा है सेपरेट बजट फॉर मेन, एक कह रहा है सेपरेट बजट फॉर वुमेन, एक कह रहा है इंडिपेंडेंट प्रोविजन फॉर मेन इन द जनरल बजट, एक क्या कह रहा है इंडिपेंडेंट प्रोविजन फॉर वुमेन इन द जनरल बजट। अब इसके आंसर की देखो, पहले आप लोग बताओ क्या होगा इसका, सेकंड या फोर्थ, इतना तो समझ में आ गया। अब आंसर की पे आ जाओ, कौन सा क्वेश्चन है ये, 60 ना, सी 60 का क्या है, फोर्थ। अब सेपरेट बजट क्यों नहीं होगा इस केस में, क्योंकि आज तक इंडिया में आपने देखा है कभी एक जेंट्स के लिए अलग बजट आता है और फीमेल्स के लिए अलग बजट आता है। ये क्वेश्चन क्यों आया था पता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निर्भया फंड स्कीम करके लाया था। निर्भया फंड स्कीम क्यों था, महिलाओं पे जो भी मतलब मान लो आप गर्ल्स हो, आपकी सेफ्टी के लिए एक टोल फ्री नंबर, आई विल शो यू, निर्भया फंड स्कीम लाया था। और ये इसी की बात कर रहा था, ये इंडिपेंडेंट प्रोविजन, निर्भया फंड UPS. See, the Indian government established the Nirbhaya Fund to execute initiatives that boost women safety. महिलाओं के लिए अलग से एक फंड इस्टेब्लिश किया गया था जो सिर्फ महिलाओं पे फोकस करेगा। इसका मतलब क्या कह रहा है ये, इंडिपेंडेंट प्रोविजन फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान। कहाँ पे, जनरल बजट में। बजट एक ही आता है, आपको पता होगा इंडिया में 2 बजट आते थे, एक था जनरल, एक होता था रेलवे। बट 2017 में रेलवे बजट भी बंद हो गया, अब से इंडिया में एक ही बजट आता है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं कि मेंस के लिए अलग बजट होता है, वुमेन्स के लिए अलग बजट होता है, एक ही बजट होता है। उसमें हाँ अलग प्रोविजन डाल देंगे, निर्भया फंड या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये क्या है, इंडिपेंडेंट प्रोविजन है तो सिर्फ महिलाओं के लिए है, उसमें बेटे को थोड़ी बचा रहे हम लोग। अब ये कुछ कुछ के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे ये सारे हैं ना, ये बिना पढ़े नहीं होगा, साइंस वाइंस। बट बाकी जो नहीं आता वहां ट्रिक लग जाएगा। अब ये पॉलिटी भी, मतलब पॉलिटी के भी क्वेश्चंस विदाउट नॉलेज नहीं होंगे। ये देखो कितना क्लासिक क्वेश्चन है। एक जगह आपको क्या नाम दिया है, सुधाकर राव नाइक। एक जगह इनका ही नाइक उठा के इधर चिपका दिया, वसंत राव नाइक। एक बार यही नाम उठा के वसंत दादा पाटिल कर दिया। अब स्टेटमेंट पढ़ो, सुधाकर राव कैबिनेट ने भी यही डिसीजन लिया, वसंत राव ने भी यही लिया, मतलब 3 के 3 CM आ गए और खाली पीली बैठे थे, वो एक ही डिसीजन ले रहे थे। पॉसिबल है? नहीं है कि 3 के 3 CM आएंगे और एक ही काम करेंगे वो। अब यहां से क्या उठाया है, नाइक उठाया है, यहां से क्या उठाया, वसंत दादा। बीच का क्या है, ये है, दोनों इसमें नाइक भी है वसंत भी है। ऑप्शन प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगी, और पहला तो राइट ही था। ऑप्शन हो जाएगा ए और सी। ऑप्शंस देखो, ए और सी पहला वाला। यहाँ क्या किया, सुधाकर और नाइक का नाइक उठा के यहाँ डाल दिया, वसंत दादा का वसंत उठा के यहाँ डाल दिया, मिक्स कर दिए नाम। अब ये क्या कह रहा है, मतलब 15 साल से वहाँ की महाराष्ट्र की गवर्नमेंट यही कर रही थी क्या, कि डिसीजन ले रही थी मिनिस्टर स्टेटस देंगे, मिनिस्टर स्टेटस देंगे। एक बार डिसीजन लिया जाता है यार, सबकी कैबिनेट यही बैठ बैठ के नहीं करती बार बार। ऐसे कितने क्वेश्चन में किया है, वेट आई विल शो यू।
अब देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन द फॉलोइंग इज आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आपको पता है नीति आयोग तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, उसके बाद अब देख लो इसमें से 1 कहाँ कहाँ है, 1, 3 and 4। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये तो नहीं आएगा, 2 तो है भी नहीं किसी में। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, इसको भी आपने कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दे दिया है। बचा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर 1 and 4, ऑप्शन 4 विल बी राइट। हाँ यही मैं क्वेश्चन कह रहा था, देख लो 2 बार सीपीआई लिख दिया है, ठीक है, क्यों नहीं यहाँ पे कांग्रेस लिख दिया, सीपीआई 2 बार क्यों लिखा है पता है, आंसर सीपीआई है। अब हमको ये पता है सीपीआई मार्क्सिस्ट तो 1964 में था, यहाँ पे सीपीआई 1926 कर दिया, आंसर क्या है 1925। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सत्यभक्ता ने स्टैब्लिश किया था कानपुर में 1925 में, वेरीफाई भी कर सकते हो। सीपीआई वॉज फाउंडेड इन 26 दिसंबर 1925, और यहाँ ऑप्शन क्या दे रखा है आपको एमपीएससी ने 1926। देख लो बार बार अगर एक ऑप्शन एक ऑप्शन में एक नाम कॉमन है, आंसर उड़ीस दोनों में से होगा। अब अगर आपने बीएसपी या ऑल इंडिया तृणमूल मार्क किया तो ये आपका डिफॉल्ट है, क्योंकि ये आप जानबूझ के नेगेटिव ले रहे हो। क्या होगा, वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में आपको लगेगा ये राइट है, ये रॉन्ग है, बट ऐसे केस में भी आपको नेगेटिव आ रहा है, चलता है, आपने एटलीस्ट सही सोचा, आंसर इसी दोनों में से है। हमने एनसाइक्लोपीडिया वाले में भी देख लिया, वसंत राव नाइक में भी देख लिया, इस क्वेश्चन और क्वेश्चन में दिखाता हूँ। एमपीएससी का फेवरेट थीम यही होता है, एक ही जगह बार बार एक ही नाम दे देना। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या किया है, आपको बोला है ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वामित्व स्कीम क्या है। एक ऑप्शन में किसकी बात कर रहा है, हाँ, क्रिएट प्रिसाइज लैंड रिकॉर्ड फॉर अर्बन प्लानिंग। एक जगह क्या बोल रहा है, इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू विलेजर्स। एक ऑप्शन में गांव की बात कर रहा है, एक ऑप्शन में शहर की बात कर रहा है। दोनों तो एक साथ हो नहीं सकते, एक ही जगह के लिए लॉन्च होगा। बट अब पढ़ो, वो कह रहा है विच ऑन द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वामित्व स्कीम। पहला कह रहा है इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू विलेजर बाय लेटिंग देम यूज देयर प्रॉपर्टी टू टेक लोन्स। एक टाइम पे रुक जाते हैं, सेकंड पढ़ते हैं, क्रिएट प्रिसाइज लैंड रिकॉर्ड फॉर अर्बन प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन। ये कह रहा है लैंड रिकॉर्ड बनाएंगे। अब आप टैक्स कब ले पाओगे, जब क्या लैंड रिकॉर्ड रहेगा। सही बात है, लैंड रिकॉर्ड टैक्स आपके पास पावती आती होगी एनएमसी की घर पे, वो तभी होती है जब उनके पास लैंड रिकॉर्ड रहता है, और तभी प्रॉपर्टी टैक्स डिटरमाइन होता है। मतलब बी और डी तो एक साथ चल रहे हैं, बी और डी यहाँ पे। अब एक और चीज पढ़ो, लेसन प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट। झगड़े प्रॉपर्टी को लेके कब होंगे, जब आपके पास लैंड रिकॉर्ड होगा, तभी तो झगड़े कम होंगे, तभी तो आप प्रूफ कर पाओगे आपका लैंड है। बी, सी और डी एक साथ जा रहे हैं, ऑप्शन इज 2। इनफैक्ट वेरीफाई भी कर लेते हैं, क्वेश्चन कौन सा 82 ना, 82 का बी, 82 का इन्होंने 3 दिया है। 3 क्या है, ए सी एंड डी। ये पहली वाली आंसर की है क्या, एमपीएससी की रिवाइज भी होती है ना आंसर की, ये फर्स्ट है। मैं चेक कर लूंगा थर्ड या फोर्थ वाले में भी यही है क्या। इसका आंसर 3 नहीं, बी ही होना चाहिए इसका, क्योंकि ये पहला वाला तो बिल्कुल प्रिसाइज लैंड रिकॉर्ड ही मेंटेन करते हैं हम। स्वामित्व स्कीम भी गूगल करोगे तो आपको दिखेगा लैंड रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कम करते हो, टैक्स भी। इसका आंसर 3, इसका आंसर 2 होना चाहिए 82 का। 82 ही चेक किया ना हमने, हाँ। अब देखो यहाँ मेरा लॉजिक फेल हो गया था। मैं जब ये घर पे पेपर दे रहा था तो मैंने सोचा यार महाराष्ट्र का पेपर है, आंसर क्या होगा महाराष्ट्र, बट इसका आंसर क्या था मिजोरम। ठीक है, तो ये गलती मत करना, ऐसा मत सोचना कि महाराष्ट्र का पेपर है तो महाराष्ट्र में ही हुआ होगा, कुछ भी हो सकता है। अब ये घड़ा मोड़ी से कर सकते हो आप, ये घड़ा मोड़ी में ये सब आते रहता है, टेंट इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट कहाँ ऑर्गेनाइज किया था, ये वहीं से हो पाएगा, इसके लिए कोई फैक्चुअल नॉलेज नहीं चाहिए। अब देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है, रमेश बैस हमारे महाराष्ट्र के नए गवर्नर बने थे, बिल्कुल सही बात है। अर्लियर वो गवर्नर ऑफ त्रिपुरा थे, बिल्कुल सही बात है। तो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते, बिल्कुल सही बात है। ए, बी एंड सी। अभी जैसे आप एकनाथ शिंदे के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो, उसके बारे में भी आ सकते हैं। अगेन ये क्वेश्चन देखो, एक जगह क्या कह रहा है, अफसान खान को क्या बनाया था, कोऑर्डिनेटर। एक जगह क्या कह रहा था, एंटोनी ब्लिंकेन को क्या बनाया था, कोऑर्डिनेटर। एक साथ दो लोगों को कोऑर्डिनेटर बनाया जा सकता है? नहीं। अगर बनाए होता तो एक साथ लिख देता ना, अफसान खान एंड एंटोनी ब्लिंकेन वाज मेड एज कोऑर्डिनेटर। या तो ऐसा हो सकता है ए होगा या बी होगा, पहले ऑप्शन देख लो, ए और बी एक साथ तो नहीं हो सकते, तो पहला वाला तो वैसे ही काट दो, और फोर्थ वाला भी कह रहा है ए, बी एंड डी, ये भी काट दो। अब बचा आपके पास सी एंड डी और एक है ए, सी एंड डी। अब इससे ये तो समझ में आ रहा है सी और डी तो करेक्ट है, तो बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई तो कोऑर्डिनेटर होगा ही। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए, सी एंड डी, क्योंकि एक साथ दो लोग तो कोऑर्डिनेटर हो ही नहीं सकते यार। यहाँ कह रहा है ए और बी, मतलब ये दोनों के दोनों कोऑर्डिनेटर थे। अगर दोनों के दोनों कोऑर्डिनेटर थे तो एक साथ क्यों नहीं नाम दे दिया, अलग अलग नाम क्यों देंगे हम।
ये भी घड़ा मोड़ी से होगा, इसका आंसर शायद कुआलालंपुर है। हाँ, अब ये क्वेश्चन पढ़ो कितना मस्त है। इधर लिखा इट इज द पिलग्रिमेज साइट ऑफ जैन, सेम स्टेटमेंट यहां उठा दिया, इट इज द पिलग्रिमेज साइट ऑफ हिंदू। जैन की जगह वर्ड क्या लगाया, हिंदू। आपको पता है समेत शिखर जी कहाँ, गेडी में था, जैन का प्रोटेस्ट चल रहा था, ये जैन साइट है। ये तो मतलब ए और डी तो एक साथ राइट नहीं हो सकते, इतना भी समझ गया, क्योंकि एक साथ कोई भी साइट जैन और हिंदू का कैसे हो सकता है। तो पहले जिस भी ऑप्शन में ए और डी एक साथ है काटो, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगला पढ़ो, दिस पिलग्रिमेज साइट इज एट गिरिडीह इन झारखंड, और सेम लिखा है दिस पिलग्रिमेज साइट इज एट अरावली माउंटेन। एक साइड लगातार दो जगह हो सकता है, ऐसा है कि यहाँ से पेंडुलम की तरह यहाँ से वहाँ जा रहा है साइड, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बी और सी भी एक साथ नहीं आएगा, बी और सी यहाँ एक साथ है, इसको हटाओ। अब हमको ये पता है जैन साइट है, ए तो साइट राइट होगा और सेकंड क्या है गेडी, बी भी राइट होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और बी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 91 ना, 91 का ए और बी किस में है, 2 में, 91 का 2, क्योंकि आपको ये पता है यहाँ ऑलरेडी दे रखा है, एक जैन कम्युनिटी है, एक हिंदू कम्युनिटी है, दो तो एक साथ राइट नहीं होंगे। अगेन एक गिरिडीह में, एक अरावली माउंटेन राजस्थान, मतलब एक साथ कोई जगह झारखंड राजस्थान में तो हो नहीं सकती, तो एक ही जगह होगी। अगेन ये जैन था और गिरिडीह था, क्योंकि बार बार प्रोटेस्ट चल रहा था, इसको टूरिस्ट प्लेस बना दिया था। सेम ये वाला क्वेश्चन है, अगर आप करंट से रिलेटेड हो, आपको पता है ऑपरेशन टर्की, अलग अलग जब हमने ऑपरेशन लाए थे, ऑपरेशन टर्की में जो ऑपरेशन था उसका नाम क्या था, ऑपरेशन दोस्त था इस ऑपरेशन का नाम। ये अगेन घड़ा मोड़ी से हो जाएगा। फिर देखो ये वाला क्वेश्चन भी सेम चीज की बात कर रहे हैं, एक जगह कह रहा है ग्लोबल बायोडायवर्सिटी एग्रीमेंट किसके प्रेसिडेंसी में था, अमेरिका। अगली लाइन क्या कह रहा है, चाइना ने प्रिसाइड किया। आपको लग रहा है प्रेसिडेंट दो हो सकते हैं, एक ही होगा, या तो अमेरिका होगा या चाइना होगा, तो बी और सी तो एक साथ हो ही नहीं सकता, बी और सी को पहले ही काट दो। अब कह रहा है द ग्लोबल बायोडायवर्सिटी एग्रीमेंट वॉज अप्रूव्ड बाय दिस काउंसिल, हो सकता है कि अप्रूव किया होगा तभी तो इनके प्रेसिडेंसी में था, तो ए तो मेरा हो जाएगा, ए मेरा इसके अंदर है और ए मेरा इसके अंदर है। अब बी और डी को काट देता हूँ मैं, मेरे पास क्या क्या बचा, ए सी एंड डी, और एक जगह है ए और बी। अब यहाँ आपको रिस्क लेना है, मान लो अगर आप ए सी एंड डी ऑप्शन में, इतना गारंटी हूँ 1 और 4 में से ही होगा, इसका आंसर क्या होता है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ इसका आंसर 4 होना चाहिए, क्योंकि 3 स्टेटमेंट बात कर रहा है और ये बड़ा स्टेटमेंट भी है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 93 सी, 93 का क्या है 4। क्यों मैं 4 के साथ क्यों किया, मैंने आपको क्या कहा था, जितना बड़ा ऑप्शन होगा वो उसका ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट आंसर होगा। सी, कितना बड़ा लाइन स्टेटमेंट किया है। और मैंने आपको क्या कहा था, चाइना और अमेरिका एक साथ तो नहीं हो सकते, क्योंकि चाइना, अमेरिका और चाइना में से नहीं हो सकते, किसी एक को होना ही था, तो ये ऑप्शन सिर्फ इसी में आ रहा है, ए सी और डी। और ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन में किया है इन्होंने। अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप किसने इनॉग्रेट किया था, स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है हमारे, अनुराग ठाकुर। बस अनुराग ठाकुर। आपको लग रहा है मोदी जी ऐसे 5 चीज़ों के लिए जाएंगे, या अमित शाह, या ये कोई भी नाम उठा के दे दिया, जयश्री बैनर्जी, कोई जानता होता नहीं, ये जाहिर सी बात है अनुराग सिंह ठाकुर ही तो करेगा, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। इसके लिए अगेन पढ़ना पड़ेगा घड़ा मोड़ी, ये भी बहुत फैक्चुअल है, ये भी बिना पढ़े नहीं होगा। ये भी, ये शायद कोलम केरला था इसका आंसर। हाँ, अभी देखो यूनेस्को हैज डेडिकेटेड इंटरनेशनल एजुकेशन डे ऑफ 2023 टू विच कंट्रीज गर्ल्स एंड वुमेन। उस टाइम पे अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा सपरेशन चल रहा था। इनफैक्ट अफगानिस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट मैच खेलने से भी मना कर दिया था, क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा सपरेशन चल रहा था। तो इसका आंसर ये अगेन घड़ा मुड़ी से हो जाएगा। बट अगर इतना भी सोचोगे, इसका आंसर वियतनाम और इजराइल तो कभी नहीं हो सकता, बहुत प्रोग्रेसिव कंट्री है ये। तो आपको डाउट किस में होगा, या तो ईरान में और अफगानिस्तान में, बट क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का रूल है, वहाँ वुमेन्स को पढ़ना अलाउड भी नहीं, इसलिए इसका आंसर अफगानिस्तान था। सेम ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने ब्रिटिश मोनार्की को अपने नोट से हटाया। अब ये वही हो सकता है जो कॉमनवेल्थ कंट्री होगा, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो सकता है और न्यूजीलैंड हो सकता है, जिसपे ब्रिटिशर्स ने रूल किया। ब्रिटिशर्स ने कभी कनाडा पे रूल नहीं किया, कभी स्विट्जरलैंड पे रूल नहीं किया। अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी ब्रिटिश मोनार्की सबसे ज़्यादा कौन फेवर करता था, ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने अपने कॉइन से रिमूव किया था। या तो घड़ा मुड़ी से पढ़ सकते हो या अपना फैक्चुअल नॉलेज लगा सकते हो, और इसके लिए भी नॉलेज चाहिए ये वाले क्वेश्चन के लिए। इसमें बस एक आधी का भी पता रहना, जैसे डॉक्टर महेंद्र पाल कुछ ना कुछ करते थे। आई थिंक ये महेंद्र पाल लिटरेचर से है, बी का 2 होना चाहिए, 2 होगा इसका शायद, ऐसा कुछ तो। पद्मश्री मिला था उन्हें लिटरेचर के लिए, ऐसा कुछ तो है। तो इस टाइप का ट्रिक्स लगा सकते हो, और कोई भी साल का आप 2021 2020 का कर लो घर में, और ये लॉजिक ला के देख लो, राइट निकलेगा।
अब देखो हमारे यहाँ क्या होता है, यूपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मान लो आपको कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं, पहला वर्ड पढ़ो क्या कह रहा है, दे मे रिलीज, हो सकता है आज नहीं तो 50 साल बाद, बट कर सकते हैं, पॉसिबल है। यूपीएससी चेयरमैन ने बना के थोड़ी देखा है, फ्यूचर थोड़ी देखा है, फ्यूचर में नहीं करेगा। यहाँ भी वर्ड क्या लिखा है, कैन, कैन का भी मतलब क्या है, आज नहीं तो कल तो होगा, और यहाँ भी वर्ड क्या है, मे। जब मे, कैन, सम वर्ड यूज हो तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 1, 2 एंड 3। कोई भी यूपीएससी का क्वेश्चन जाओ और वहां अगर वर्ड दिख जाएगा सम, मे, कैन, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबाव। ये कितने क्वेश्चन में लगता है, आई विल शो यू। ये क्वेश्चन था, सी यहां भी वर्ड क्या यूज किया है, सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर, कुछ तो यूज कर ही सकती है। इनफैक्ट इस साल वाला लेटेस्ट वाला पेपर दिखाता हूं, उसमें तो कितने बार भर भर के इसको यूज किया है। 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स, देखो सम 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 सम, आंसर क्या होगा, ऑल 4, चारों लाइन में सम लिख दिया है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या होता है, लिख रहा है सम मशरूम हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टी। मान लो आप में से कोई एग्जाम पेपर बनाने वाला है, क्या आप लोग हर एक गांव गांव घूम के मशरूम देखते हो इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी है कि नहीं, किसी एक में भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी निकल गया ना, यूपीएससी का स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए वर्ड क्या लगा देते, सम, ऑल नहीं लिखा है, सम। एक में भी मिल गया ना अगर मेडिसिनल प्रॉपर्टी, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, राइट। और यूपीएससी अकेला ऐसा एग्जाम है जो आंसर की रिवाइज भी नहीं करता और उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि बहुत ऑनेस्ट और जेन्युइन पेपर होता है। इनफैक्ट आज तक ऐसा नहीं हुआ उसके किसी भी आंसर को किसने चैलेंज किया। जैसे एमपीएससी में क्या होता है, आप चैलेंज कर सकते हो, 3-3 4-4 बार आंसर की रिवाइज होती है। यूपीएससी का आंसर की का वर्डिक फाइनल होता है, इसलिए वो लोग ऐसे वर्ड लगा देते हैं और ये फ्री फुकट के मार्क्स होते हैं। इनफैक्ट एक बार नहीं, ऐसा एक और क्वेश्चन में किया है, पढ़िए, सम सम सम, तीनों में सम लगा दी, आंसर ऑल 3। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल, ऐसा कौन सा जानवर है जो एक औजार बना लेता है जिससे वो कीड़े मकोड़ों को पेड़ से निकाल सकता है। अब आप अगर ढंग से देखेंगे आपको पता चलेगा ओरंगुटन जो था वो चिंपैंजी था, और वो कौन था, हमारा एंसेस्टर। जब हम ये काम कर सकते हैं तो हमारे पूर्वज ही कर पाएंगे, ओरंगुटन ही तो होगा। आपको क्या पता ऑटर और स्लॉथ बियर और फिशिंग कैट, क्या फिशिंग कैट कर सकती नहीं। ओरंगुटन चीख चीख के यूपीएससी ने लिखा था, क्योंकि ओरंगुटन चिंपैंजी हमारे सीनियर थे, पूर्वज थे, और वही ये काम कर सकते थे। चिंपैंजी के पास ही दिमाग होता है इतना कि वो ये काम कर सकता है। देखो यहाँ भी वर्ड क्या लिखा है, सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइगर सीड ऑयल फॉर कुकिंग। मैं अगर क्लास में ऐसा बोल दूं ना कि सम स्टूडेंट माइट हैव स्टडीड टुमारो, आप में से किसी ने पढ़ाई की होगी, एक ने भी पढ़ाई कर ली तो स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। इसलिए ऐसा स्टेटमेंट यूज करता है वो, स्टेटमेंट को राइट करने के लिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये कितने बार पूछा है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने, इसलिए मैं कहता हूं सेम क्वेश्चन पहले भी पूछा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पर्पस क्या होता है, आप देखोगे पहला लिख रहा है इट डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव फॉर मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉ। क्या सिर्फ उसी कंट्री में लॉ बनते हैं जहां कॉन्स्टिट्यूशन है, नहीं, नेपाल में किंग का रूल है, वहां भी तो लॉ बनते हैं। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। इट एनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसर्स एंड गवर्नमेंट। क्या सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन रहने के बावजूद ही, रहने ही आप ऑफिस बना सकते हो, नहीं, मैं भी तो एक पॉलिटिकल ऑफिस बना ही सकता हूँ यार, जरूरी थोड़ी मैं कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा हूँ। अब पढ़ो ये क्या लिखा है, इट डिफाइंस एंड लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन आप इसलिए बताते हो ताकि गवर्नमेंट को बता पाओ कि गवर्नमेंट की पावर क्या है और गवर्नमेंट की पावर कहाँ कहाँ कम होती है। जब आप कोई भी आर्टिकल पढ़ते हो वहां देखा है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होता है। आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है बट उसके भी कुछ लिमिटेशन है। आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर इमरजेंसी या किसी वॉर में है तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपका खत्म हो जाता है। आप फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं बोल सकते आई वांट टू प्रोफेस माय फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो ऑप्शन होगा आंसर सी। अब ये जो क्वेश्चन है ना, एज इट इज आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ चुका है यूपीएससी। कोई भी एमपीएससी का भी जो मैंने उस दिन बताया था ना, अभी थोड़ी देर पहले 36-30 वाला क्वेश्चन, वो एज इट इज रिपीटेड है।
ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। विथ रेफरेंस टू एंशिएंट साउथ इंडिया कोरकई पोम्पोर मोचरी वेयर वेल नोन एज, इसका आंसर है पोर्ट्स। ये पोर्ट सिटी है और 2 बार पूछ चुका है यूपीएससी है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जा रहे हो कोई भी एग्जाम का, एमपीएससी का, कंबाइन का, यूपीएससी का, ईपीएफओ का, आपको दिखेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 8 से 9 रिपीट होते हैं। और ये विद एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, मतलब आपके बाजू वाला कैंडिडेट अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके गया है ना और 8 भी क्वेश्चन रिपीट हो गए ना, वो आपसे 16 मार्क आगे है। आप ये 8 क्वेश्चन नहीं करके गए, आपको ये 16 के आंसर नहीं पता, प्लस आपने अगर अटेम्प्ट किए और हर एक इसमें आपको 0.66 आया, तो मजाक मजाक में आप 19 मार्क पीछे चल गए हो सामने वाले से। इसे लोगों का कट ऑफ क्लियर नहीं होता है क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस नहीं करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, लिख रहा है सोल्स, आत्मा जो होती है वो सिर्फ प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल और प्लांट की नहीं होती है, बट कुछ कुछ पत्थरों में भी आत्मा होती है। और ये किसकी बात कर रहा है? नॉन वायलेंस की। बट नॉन वायलेंस कैसी? एक्सट्रीम नॉन वायलेंस। हमको पता है सिर्फ जैनिज्म और बुद्धिज्म नॉन वायलेंस की बात करते थे, बट एक्सट्रीम नॉन वायलेंस की बात कौन करता था? जैनिज्म। इनका इतना तक मानना होता था कि कीड़ों को भी नहीं मारना चाहिए, एग्रीकल्चर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ कीड़ों की भी जान जा सकती है। ये यही कह रहा है कि जो पत्थर होते हैं ना उनकी भी जान होती है, जो पानी होता है उसकी भी जान होती है। ये एक्सट्रीम नॉन वायलेंस यही बात करता है, जैनिज्म ही इसकी बात करता है। अब ये अगर रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा होगा, इस साल का इजीएस्ट क्वेश्चन था। कह रहा है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस एक्ट से बना? मान लो आपको नहीं पता है, पहला ऑप्शन देखो रेगुलेटिंग एक्ट। मैंने हिस्ट्री में आप लोगों को क्या बताया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहली बार बना था 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट था ये। उसके जस्ट 11 साल बाद 1784 में क्या आया था? पिट्स इंडिया एक्ट। ब्रिटिशर्स इतने जल्दी तो कोई काम करते नहीं थे। आपको लग रहा है सिर्फ 11 साल के अंदर वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना देंगे? नहीं। 1793 में भी नहीं था, आंसर इज 1833। 1833 में बना था और पहली बार 1858 में यही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या बन गया था? वॉइस रॉय। अब देखो इसमें एक और यूपीएससी में एक फेवरेट थीम होता है एक्सट्रीम वर्ड। यहां लिख रहा है कार्बन फिल्टर आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट यूज इन ऑटोमोबाइल एयरक्राफ्ट। यूज हो सकता है यार, कौन देखने गया? इतने सारे कंपोनेंट होते हैं, कहीं भी यूज हो गया तो राइट हो सकता है। बट सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिख रहा है? कार्बन फिल्टर वंस यूज कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। कितना एक्सट्रीम वर्ड है। ऐसा कह रहा है कार्बन फिल्टर को यूज कर लिया तो जिंदगी में उसको रिसाइकल नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं यार। 10 आप पेपर लिख रहे हो, शाम में ही किसी ने रिसाइकल करके दिखा दिया ना, स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए जब भी ऐसा एक्सट्रीम वर्ड रहे, कैन नॉट, इम्पॉसिबल, नेवर पॉसिबल, समझ जाना रॉन्ग होता है। इसका आंसर होगा सिर्फ 1। और लोग पता है ये क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं, उनको ऐसा लगता है यार पढ़ाई तो की नहीं, ये क्वेश्चन को क्या करेंगे। बट इसमें बस एक्सट्रीम वर्ड को ऑब्जर्व करो आप लोग। हाँ, ये क्वेश्चन भी पढ़ो। ऐसा कह रहा है गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज अ सोर्स ऑफ मर्क्यूरी पोल्यूशन इन द वर्ल्ड। इज अ सोर्स। अगर 0.01% भी मर्क्यूरी रिलीज हो रहा होगा ना तो ये सोर्स बन जाएगा। बात नहीं की है मेजर सोर्स या माइनस सोर्स, सिर्फ इतना लिखा है कि गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज अ सोर्स ऑफ मर्क्यूरी पोल्यूशन। नेक्स्ट कह रहा है कोल्ड बेस्ड थर्मल पावर प्लांट कॉज मर्क्यूरी पोल्यूशन। ये नहीं कह रहा है मेजर या माइनर, कह रहा है कॉज। हो ही सकता है यार, कोल से तो मर्क्यूरी रिलीज होता ही है, थर्मल पोल्यूशन हो ही सकता है। और लास्ट क्या कह रहा है? देयर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्क्यूरी। पॉसिबल ही नहीं है कि आपको पता ही नहीं है कि सेफ लेवल नहीं है। हर एक चीज का गवर्नमेंट को पता है, इसके बियॉन्ड एक्सट्रीम लेवल स्टार्ट हो जाता है। इसका आंसर होगा ओनली 2। अगेन देखो यहां क्या है? कैन कैन कैन। मैंने क्या है? कैन सम रहा तो ऑल 3 मार्क करो, आगे बढ़ो। यहां देखो क्या है? नन, नन और नन, तीनों एक्सट्रीम। आंसर क्या हो जाएगा? नन। क्यों नन हो जाएगा? स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिख रहा है? विथ रेफरेंस टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, जितने इंडिया में थर्मल पावर प्लांट है जो कोल पे डिपेंडेंट है, ऐसा कह रहा है नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर। क्या पॉसिबल है कि कोई भी सी वाटर यूज नहीं कर रहा है? एक भी यूज करेगा तो रॉन्ग हो जाएगा। अगला कह रहा है नन ऑफ देम इज सेटअप इन वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट। ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है जहां पे सेटअप हुआ है वहां पानी की कमी है। हो सकता है ना यार किसी थर्मल पावर प्लांट के पास कोई गांव हो जहां पानी की कमी हो, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और लिखा है नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड। क्या ऐसा कोई भी थर्मल पावर प्लांट नहीं है जो प्राइवेटली ओन्ड है? तीनों ही रॉन्ग हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नन। यही मैं कह रहा था, एक्सट्रीम वर्ड दे देता है यार यूपीएससी बहुत ज्यादा।
तो आप पास्ट में भी देख सकते हो, कभी भी अटेम्प्ट करने जाओ अपने नॉलेज से तो क्वेश्चन करना और इस टाइप के क्वेश्चन को भी कर लेना, इनको छोड़ना मत। अब एग्जाम फॉर्म में ना कितने लोगों को पता ही नहीं होता कि इस टाइप के क्वेश्चन को गारंटी होता है कि राइट होगा या रॉन्ग होगा। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, सोमालिया वाला 2012 में क्वेश्चन पूछा था। उस टाइम पे सोमालिया के साथ एक और कंट्री का नाम दे दिया था सूडान, और उस टाइम पे सूडान भी इसी प्रॉब्लम में था, बट अभी सूडान निकल गया, सिर्फ सोमालिया है इसमें। अब इस बार का हमारा पेपर टफ क्यों था, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था इस टाइप के ऑप्शन बहुत ज़्यादा थे, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4। मैं एक बात बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चन का ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। कैसे, मान लो अभी मैं दिखाता हूँ, मान लो ये 4 ऑप्शन है, अब इसमें आंसर 2 ही राइट है। अब संजय एग्जाम में बैठा है, संजय को लग रहा है फर्स्ट भी राइट है और सेकंड भी राइट है। संजय क्या मार्क करेगा, ओनली 2, बट राइट कौन से थे, 3 और 4, 3 और 4 राइट थे। अगेन आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2। यूपीएससी के हिसाब से संजय ने गलत समझा, स्टिल ओनली 2 मार्क किया। यूपीएससी का आंसर भी ओनली 2 है क्योंकि राइट ये है। यूपीएससी ये नहीं पूछ रहा था कौन से 2 राइट है, यूपीएससी पूछ रहा था कितने राइट है। ये फर्क नहीं पड़ता आपने गलत समझ के राइट किया कि सही समझ के राइट किया। अगर आपने तुक्का मार दिया ओनली 2 और सही में 2 राइट थे, आपको मार्क्स मिल जा रहे थे। तुक्का बहुत लगा इस बार लोगों का, मतलब ऐसे पता है 48 क्वेश्चन थे 100 में से, जहां बस आपका तुक्का लग गया तो आपका सिलेक्शन गारंटीड था। चेक कर लो, ये देखो ये भी है, ये भी है, सब में यही भर रखा था। ये नहीं पूछा था यूपीएससी क्या 3 राइट है 4 राइट है। एक केस तो मैंने ये समझ लिया कि संजय को ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट राइट था और सेकंड राइट था। मान लो संजय को ऐसा लगा फर्स्ट राइट है और थर्ड राइट है, बट राइट कौन सा था, 2 और 4। स्टिल संजय ने क्या मार्क किया, ओनली 2। आंसर भी क्या, ओनली 2, क्योंकि राइट ये है, बट जो इसको लगा वो गलत है, जो यूपीएससी को लगा वो सही है, बट स्टिल आंसर तो इसको मिल गया, क्योंकि ये नहीं पूछा था यूपीएससी कौन से राइट है कौन से नहीं। ये बहुत बड़ा फायदा था इस बार पेपर में। और इसीलिए इस बार कितने ऐसे भी लोग थे जो मतलब 6-6, 5-5 साल से ट्राई कर रहे थे, उनका नहीं निकला, बट इस बार उनका प्री हो गया था। ये देख रहे हो, भर भर के ऐसे क्वेश्चन है। 48 क्वेश्चन से आप अगर सर्च करोगे तो ये इसमें भी आपको अगर ओनली 1 है, आपको लग रहा है सेकंड राइट था बट राइट फर्स्ट है, मार्क्स मिल गया आपको। इसमें भी सेम था। अब देखो ये क्वेश्चन कितना माहौल है, लिखा है ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिकार्बोनाइजिंग हाउ मेनी ऑफ द अबाउ इंडस्ट्री। वो कह रहा है ग्रीन हाइड्रोजन कहाँ कहाँ रोल प्ले कर सकता है। अब फर्टिलाइजर प्लांट में आज नहीं तो कल प्ले कर ही सकता है, ऑयल रिफाइनरी में भी और स्टील प्लांट में भी। आंसर हो जाएगा ऑल 3। पूछ रोल या माइनर रोल, ऐसा पूछ ही नहीं रहा है आपको, बस पूछ रहा है कहाँ रोल प्ले कर सकता है। बस थोड़ा भी रोल प्ले होगा ना 0.01%, तो आंसर क्या हो जाएगा, राइट। तो ये मैंने आपको राज्य सेवा का भी डिकोड करके दिखा दिया और सिविल सर्विसेज का भी। इसके बाद आप जो भी अटेम्प्ट दोगे अपने घर पे क्वेश्चन बनाओ, वहाँ ये चीज़ ट्राई करो। यू विल फील कि अगर मान लो आप नॉर्मली अपने अटेम्प्ट से 40-42 कर पा रहे थे ना, आज के बाद आपका ये अटेम्प्ट बाय डिफ़ॉल्ट 60-65 हो जाना चाहिए। ऐसी चीज़ों को नोटिस करो जो बाकी नहीं कर पाते, मिनिमम इतना तो आना चाहिए। विद क्लासेस मैं और आपको बताऊंगा 2019 का कभी पेपर कर लेंगे, कभी 2018 का, कभी 2017 का, और सब जगह ये ट्रिक लग जाएगी। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं हमारा सीसेट। ये क्वेश्चन दे रखा है 3 to the power 2019 इज डिवाइडेड बाय 10, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। मैंने आपको क्या बताया, साइक्लिकल अप्रोच 3 का साइकिल कितने पे रिपीट होता है, 4 पे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 9, 3 3 जा 27, 3 4 जा 81। अब अगर 2019 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा, क्योंकि 2020 से 2016 डिवाइड हो जाता है 4 से, बचेगा क्या, सिर्फ 3 बचेगा। 2019 को आप 4 से डिवाइड करो, 4 5 जा 20 और 4 4 जा 16, बचेगा क्या, 3 रिमाइंडर। तो ये यही तो लिखा हुआ है 3 to the power 3, 3 to the power 3 कितना होता है 27, 3 का क्यूब
27 को जब 10 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या बचेगा 7, 10 टू 20। सिर्फ साइक्लिकल अप्रोच। सेम साइक्लिकल अप्रोच हमने 2023 में 2 क्वेश्चन में देखा था, 2020 में लास्ट वाले पेपर में 1 क्वेश्चन में देखा था, इसमें भी। अब आप अगर ये क्वेश्चन को कैलकुलेटर से करके दिखाओ, रात हो जाएगी बट कैलकुलेटर से आएगा नहीं, क्योंकि कैलकुलेटर भी एक टाइम के बाद 8-10 डिजिट के बाद फेल हो जाएगा, इतना बड़ा करना। बट आपको पता है साइक्लिकल अप्रोच कि 3 का साइकिल हर 4 पे रिपीट होता है। 3 1 जा 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 3 टू द पावर 4 81, फिर 3 टू द पावर 5 243, 3 टू द पावर 6 729, 3 टू द पावर 7 2187 और लास्ट में आ जाएगा 6561। ऐसा देख लो 3971 3971, कितना भी कर लो हर 4 पे साइकिल रिपीट होगा विथ 3971। यू नो कि 2019 को आपको 4 से डिवाइड करना है, 4 पे रिपीट होता है, आपने 4 से डिवाइड किया। वैसे भी देख लो यार 2016 को भी डिवाइड करोगे 4 से, 4 5 जा 4 4 जा कट जाएगा तो 3 बचेगा आपके पास, 3 एक्स्ट्रा है। 3 टू द पावर 3 को 10 से डिवाइड करो, 27 को 10 से डिवाइड करो, 10 2 जा 20 बचेगा आपके पास 7, आंसर हो जाएगा 7। मार्क करो और आगे बढ़ो। फिर ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम रेडियो आर मोबाइल। ये रेडियो है और कुछ रेडियो क्या है, मोबाइल है। आगे ऑल मोबाइल आर कंप्यूटर, जितने भी मोबाइल है वो क्या है, कंप्यूटर। और सम कंप्यूटर आर वॉचेस, कुछ कंप्यूटर जो है वो मेरे क्या है, वॉचेस है। तो वो कह रहा है सर्टनली सम रेडियोज आर वॉचेस, कुछ रेडियोज जो है वॉचेस है। पॉसिबल ही नहीं है, रेडियो कहाँ है, वॉचेस कहाँ है, मेरा पहला हो जाएगा रॉन्ग। अगला कह रहा है सर्टनली सम मोबाइल आर वॉचेस, हाँ कुछ मोबाइल वॉचेस हो सकता है। अगर इस सर्कल में बड़ा कर दूँ तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। पहले हम लोग इजी वाले कर लेते। अरे हाँ, इसको चालू भी तो करना है। अच्छा स्टार्ट है क्या? स्टॉप हो गया है? यहाँ पे तो अभी आ रहा है ना स्टॉप स्ट्रीमिंग। अभी ऑप्शन तो अभी आ रहा है स्टॉप स्ट्रीमिंग का। चालू है ना? अब ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक वुमेन है जो 12 किलोमीटर कहाँ रन होती है, नॉर्थ में। नॉर्थ यहाँ कहीं है, वुमेन कहाँ भाग रही है, 12 किलोमीटर नॉर्थ, देन 6 किलोमीटर टुवर्ड्स हर साउथ। वापस यहाँ से कहाँ भागी, 6 किलोमीटर साउथ, नॉर्थ गई और वापस आई 6 किलोमीटर साउथ, एंड देन 8 किलोमीटर टुवर्ड्स हर ईस्ट। अगर साउथ है, ईस्ट क्या हो जाएगा, ये नहीं, ईस्ट तो यही होगा ना, साउथ भी है तो ईस्ट तो यही रहेगा, ईस्ट तो यही डायरेक्शन रहेगा। ये क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम अर स्टार्टिंग पॉइंट, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या थी, ये। अब ये डायरेक्शन कैसा है, साउथ ईस्ट, और एंगल कितना होगा, 45 डायरेक्शन, एंड एंगल अब 45 से भी कम होगा। क्यों कम होगा, इस डायग्राम को वापस बनाओ। मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से वो 12 किलोमीटर गई नॉर्थ, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये पॉइंट थी वो। वहाँ से वापस कितना आई, साउथ 6 किलोमीटर, और वहाँ से फिर वो ईस्ट चले गई 8 किलोमीटर। स्टार्टिंग पॉइंट से ये वाला एंगल है। अब ये वाला जो एंगल है ये 45 से कम ही होगा, बट ऑब्वियस है 45 से ज़्यादा तो नहीं होगा। और ये डायरेक्शन कौन सा है, साउथ ईस्ट, तो पहले तो नॉर्थ ईस्ट वालों को काट दो। अब अगर मान लो ये एग्जैक्ट ये है, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये क्या होता है 60 डिग्री, और ये क्या होता है 30 डिग्री, तो एंगल लेस हो गया, एंगल लेस देन 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। अगेन ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, सम कैट आर अलमीराज, कुछ जो कैट है वो क्या है, अलमीराज। फिर कह रहा है सम अलमीराज आर चेयर, कुछ जो अलमीराज है वो क्या है, चेयर। और लास्ट में कह रहा है ऑल चेयर आर टेबल, ये जो है ये टेबल है। अब पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, सर्टनली सम अलमीराज आर टेबल, कुछ अलमीराज जो टेबल है। प्रूफ हो रहा है मेरा, पहला वाला राइट है,
कंक्लूजन 1 राइट है। सेकंड, सम कैट्स मे नॉट बी चेयर, ये भी प्रूव हो रहा है, चेयर इधर है, कैट उधर है, सेकंड भी राइट है, इसका आंसर हो जाएगा बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। अभी वाला क्वेश्चन देखो, अ बैंक एम्प्लॉइज ड्राइव 10 किलोमीटर टुवर्ड्स हर साउथ फ्रॉम हर हाउस, ये उसका घर है, 10 किलोमीटर साउथ में आई वो बैंक एम्प्लॉय, एंड टर्न्स टू हर लेफ्ट। अब उसका लेफ्ट क्या होगा, ये लेफ्ट की तरफ टर्न हुई और ड्राइव कितना किया, 20 किलोमीटर, ठीक है। आगे शी अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव 40 किलोमीटर। अब वो जब यहाँ से आ रही थी, अब उसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये, और यहाँ से वो कितना जाएगी, 40 किलोमीटर। देन शी टर्न्स टू हर राइट एंड ड्राइव्स अनदर 5 किलोमीटर। अब उसका राइट क्या हो जाएगा, ये यहाँ कितना गई वो, 5 किलोमीटर। अब आपको क्वेश्चन कह रहा है शी अगेन टर्न्स टू हर राइट एंड ड्राइव्स अनदर 30 किलोमीटर। अब ये है ड्राइव, मतलब यहाँ कहीं आएगी वो 30 किलोमीटर। आगे टू रीच हर बैंक वेयर शी वर्क्स, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर बैंक एंड हर हाउस, उसका घर ये रहा और बैंक ये रहा। अब 40 गई थी ऊपर और 30 वापस आई, ठीक है, तो ये सेम लेवल पे आ जाएगी क्योंकि ये कितना था, 10 था, और यहाँ से 40 गई तो इसी लेवल पे, बट ये कितना था, 20, और ये कितना था, 5, टोटल क्या हो जाएगा, 25, क्योंकि 10 नीचे आई, ऊपर कितनी गई, 40, और वापस 30 नीचे आई, तो वापस सेम लेवल पे तो पहुँच गई। पहले वो 10 नीचे आई, ऐसा गई 20, फिर वो 40 गई, फिर वो 5 गई और वापस 30 आई, 30 इसी लेवल पे तो हो जाएगा क्योंकि ये 10 है, ये पूरा इतना से इतना क्या है, 40 है। अगर मेरा ये 30 है तो ये बचा हुआ कितना होगा, 10 ही तो होगा इसी लेवल पे, तो यहाँ तक तो आ गई वो, ये कितना था, 20, ये कितना था, 5, दोनों का ऐड कर दो, आंसर क्या हो जाएगा, 25 किलोमीटर। इसलिए डायरेक्शन आपका थोड़ा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देख रहे हो ये वाला क्वेश्चन भी, ये वाला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन और 20 नंबर क्वेश्चन सेम डायरेक्शन से पूछे थे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है इंटीजर्स आर लिस्टेड फ्रॉम 700 to 1000, इन हाउ मेनी इंटीजर इज द सम ऑफ डिजिट्स 10। 10 किस किस में आ रहा है, मतलब जैसे 703 है, 700 और 1000 के बीच में आ रहा है, इनका अगर सम करोगे तो 10 आ रहा है, 7 + 0 + 3, ऐसे आपको डिजिट्स बताना है। तो नेक्स्ट हो जाएगा 712, ये भी तो हो सकता है, नेक्स्ट हो जाएगा 721, फिर हो जाएगा 730, और साथ में तो और कुछ नहीं आएगा, 703 हो सकता है, 730, 712, 721। अब नेक्स्ट आप बनाओगे 802, इसको रिवर्स करोगे तो हो जाएगा 820, फिर एक हो जाएगा 811, 811 भी ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा। अब आपके पास 8 में भी नहीं बचा, आपके पास 9 बचा है, 901, और वही लास्ट है। टोटल ऐड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मार्क करो, आगे बढ़ो। और कोई बच गया, देखो, हाँ 910 भी होगा, एग्जैक्टली 9 हो जाएंगे हमारे पास। आंसर क्या हो जाएगा, 910। जैसे 901 है, 910 भी आ जाएगा इसके बीच में, तीनों का सम 8 नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा 9, ठीक है। सम कैट अलमीराज, ये भी हो गया। ये क्वेश्चन देखो सीक्वेंस का, आपको एक सीक्वेंस दिया है और उसमें एक कंडीशन कह दी है, ऑड टर्म्स जो है और इवन टर्म्स जो है वो सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। ऑड टर्म्स क्या क्या है इसमें, पहला है 3, 7, 13, 21, 31, 43, जितने भी ऑड है 1, 3, 5, 7, 9, वो मैंने एक सीक्वेंस बना ली। इवन क्या क्या हो जाएगा, इवन 2, 4, 10, 18, 28, 40। तो अब आपको नेक्स्ट बताना है क्या होगा, नहीं आपको बताना है रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म। आपको ये बताना है इसमें से जो भी इनकरेक्ट है वो आपको रिप्लेस करना है। पहली वाली सीरीज देखो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 4, इनके बीच में 6,
8 10 12, यहाँ ऑब्जर्व करो 2 6 8 10 12, 12 10 8 6, यहाँ तक बराबर आ रहा है। ये क्या था 2, यहाँ डिफरेंस कितने का चाहिए था मुझे 4 का। अब 4 में क्या डालूंगा 2 आएगा 0 आएगा, तो अब मेरा आंसर क्या होना चाहिए 3 की जगह मैं किसको रिप्लेस कर दूंगा 0 को। तो 0 को करूंगा तो 0 से 4 का डिफरेंस आ जाएगा 4 6 8 10 12, सेम 4 6 8 10 12। तो मुझे कुछ नहीं, मुझे ये वाला जो 3 है इसको किससे रिप्लेस करना था 0 से, तो पूरा पैटर्न सेम फॉलो होने लग जाता। अब अगेन ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें बस इतना देख लो, बी सी ए है, ए बी सी है, सी ए, यहाँ कुछ तो भी आएगा जिसमें बी होना चाहिए। तो पहले तो यहाँ से ए और सी को हटा लो। अब क्या आ सकता है 9b या फिर 3b में से कुछ आ सकता है। अब चेक कर लो 7 + 3 कितना होता है 10, या फिर 7 - 10 कितना हो सकता है 3, 3 - 9 कितना हो सकता है 6, तो 10 - 13 कितना होगा 3, आंसर क्या हो जाएगा 3b। माइनस माइनस कर रहे थे, या फिर 10 - 3 कितना हो सकता है 7, 9 - 6 कितना हो सकता है 3, तो 13 - 3 कितना होगा 10, 3b हो जाएगा इसका आंसर। सेम अगेन ये सीरीज वाला क्वेश्चन है, इसको आप ऑब्जर्व करो। आपको एक सीरीज दे रखी है, ऊपर वाली लाइन जो है वो क्या कह रहा है नीचे वाली लाइन को भी फॉलो करता है, ऐसा उसने पहले ही कहा है। अब 8 को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, हाफ करोगे तो 4 को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, 6 को अगर आप 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा, 15 को आप 3.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 52.5 आएगा। मतलब वो 0.5 फिर 1, 1.5 फिर 2.5, 3.5 से मल्टीप्लाई करते जा रहा है। सेम 5 को अगर आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.5 से, 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2.5। अब 2.5 को जब 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 × 15, ये करोगे तो 375 आता है, दैट इज 3.75, तो यहाँ आ जाएगा 3.75। अब 3.75 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2.5 से, पहले ऑप्शन देख लो 2.5 तो नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा क्योंकि जैसे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ज़्यादा ही समथिंग होगा, 32 भी नहीं हो सकता। आंसर क्या बचा 9.375। करके भी देख लो 3.75 को आप मोबाइल में 2.5 से मल्टीप्लाई करो, आंसर यही आएगा 9.375। बेटर ये होता है कि टाइम सेव करने के लिए आप ये देख लो 2.5 तो जिंदगी में नहीं होगा क्योंकि 2.5 को क्रॉस कर लिया है, 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है मोर देन 2 से, तो वो भी बियॉन्ड 6 चला जाएगा, और 32 तो बहुत ज़्यादा नंबर हो गया, मतलब 32 यहाँ कहीं आएगा। तो आपको क्या करना है 3.75 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा 9.375। देख लो ये भी सीक्वेंस वाला क्वेश्चन था, इसके जस्ट ऊपर वाला भी सीक्वेंस वाला क्वेश्चन था, और ये भी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक साल में एक ही टॉपिक पे 3 लगातार क्वेश्चन सेम आ जाए। अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, आपको कह रहा है 7 बुक्स है, कौन कौन से P Q R S T U V, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है, आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। R Q और T में कौन सा कवर है ब्लू कवर, R में कवर कौन सा है ब्लू, Q में भी कवर कौन सा है ब्लू, और T में भी कवर कौन सा है ब्लू। आगे ओनली S एंड U आर न्यू बुक्स। अब अगर ब्लू कवर है, अदर बुक्स में क्या लिखा है रेड कलर, Q R और T में क्या है ब्लू कवर, बचे हुए जितने में कौन सा कलर है रेड कलर, तो यहाँ रेड डाल दो, रेड 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 और रेड, ठीक है। आगे पढ़ो क्या लिखा है, ओनली S एंड U आर न्यू बुक्स एंड द रेस्ट आर ओल्ड। नए कौन से हैं S और U, यहाँ न्यू डाल दो और यहाँ भी न्यू डाल दो, बाकी सब क्या है ओल्ड 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 लिख दो ऐसा, ठीक है। अब लास्ट स्टेटमेंट पढ़ो, P R एंड S आर लॉ रिपोर्ट। P क्या है लॉ रिपोर्ट, R भी क्या है लॉ रिपोर्ट, और S भी क्या है लॉ रिपोर्ट, एंड द रेस्ट आर गैजेट्स। ये भी गैजेट है, ये भी गैजेट है, ये भी गैजेट है, ये भी गैजेट है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बुक्स ऑफ ओल्ड गैजेट विद ब्लू कवर। पहले ओल्ड गैजेट कहाँ है, यहाँ है ओल्ड गैजेट, और कवर भी कौन सा है ब्लू, तो यही मीट कर रहा है बुक्स ऑफ ओल्ड गैजेट विद ब्लू कवर। पहला तो हो जाएगा Q, और सेकंड कौन सा है ओल्ड गैजेट, ये भी ओल्ड गैजेट है बट ये रेड है, इसको हटा दो, ओल्ड गैजेट और ब्लू है, Q और T हो जाएगा आंसर ऑप्शन C, ठीक है।
ये क्वेश्चन कह रहा है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आप क्या कर रहे हो, पहले 4 लेटर्स को अपोजिट ऑर्डर में लिख रहे हो, फिर 4 लेटर को अपोजिट ऑर्डर में लिख रहे हो, फिर 4 लेटर को अपोजिट ऑर्डर में लिख रहे हो। मतलब उसका ऐसा कहना है पहले 4 लेटर कौन से है, ए बी सी डी, इसको आप ऐसा लिख रहे हो डी सी बी ए, फिर नेक्स्ट 4 को आप उल्टा लिख रहे हो, मतलब ये आपका हो जाएगा ई एफ जी एच, इसको आप लिख रहे हो एच जी एफ ई, फिर आप 4 लेटर को उल्टा लिख रहे हो, फिर 4 लेटर को उल्टा लिख रहे हो। आपको ये बताना है विच विल बी द 4th लेटर टू द राइट ऑफ 13, 13 के राइट में 4th, मतलब कितना होगा 14 15 16 17, आपको 17th लेटर बताना है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम एन ओ पी, यहाँ तक 16 हो जाएंगे। आपको 17th बताना है, 17th कहाँ से स्टार्ट होगा, एम एन ओ पी के बाद क्यू आर एस टी, इसको रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा टी आर एस क्यू, 17th कौन सा हो जाएगा टी, टी मार्क करो, आगे बढ़ो, क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि पहले 4 लेटर को अपोजिट कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट 4 को अपोजिट कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट 4 को अपोजिट कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट 4 को अपोजिट कर रहे हैं। 16 तक तो हमको चेक ही नहीं करना है, हमको कौन सा चाहिए था एग्जैक्टली यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है यू हैव टू फाइंड विच विल बी द 4th लेटर टू द राइट ऑफ 13th, 13th इज हियर, राइट में 4th, 14th 15th 16th 17th, 17th इज ऑन राइट ऑफ 13 एंड दैट टू 4th वन, यही आपको ढूंढना था। तो 16 तक तो चेक ही नहीं करना था, 16 के बाद देख लो उसको रिवर्स करो, आंसर आ जाएगा टी। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अगेन ये एवरेज वाला क्वेश्चन है। 2 क्लास दे रखा है ए और बी, ए में कितने बच्चे हैं 25, बी में कितने बच्चे हैं 30। आपको ये कह रहा है ए वाला जो क्लास है उसका हाईएस्ट स्कोर कितना है 21 और लोएस्ट स्कोर कितना है 17, बी वाला जो क्लास है इसका हाईएस्ट स्कोर कितना है 30 और लोएस्ट स्कोर कितना है 22। 4 स्टूडेंट जो है वो ए से बी में शिफ्ट हो गए, 4 स्टूडेंट ए से बी में शिफ्ट हो गए। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज। सही बात है, क्यों डिक्रीज होगा, जहां बी का लोएस्ट है वहां ए का क्या है हाईएस्ट है, जब हाई मार्क्स वालों में लो मार्क्स को मिलाएंगे तो एवरेज तो कम होगा। पहला स्टेटमेंट तो बाय डिफॉल्ट राइट है, क्योंकि 22 इनका लोएस्ट है और ए का हाईएस्ट कितना है 21। अगर इनके 4 ढंग के बच्चे भी ला दूंगा ना बी में तो भी एवरेज कम हो जाएगा, क्योंकि इनके हाईएस्ट ही इनका लोएस्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज। एवरेज स्कोर कैसे इंक्रीज होगा, मान लो 4 ढंग के बच्चे आ गए, डेफिनेटली लिखा है, अगर लिखा रहता कि इंक्रीज तो पॉसिबल है, बट डेफिनेटली का मतलब क्या है, 4 ढंग के बच्चे अगर उठ के आ जाएंगे तो एवरेज कम भी हो सकता है, तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट राइट होगा। अगर यहाँ ऐसा लिखा होता ना एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए में इंक्रीज, तो हो सकता है कि 4 खराब बच्चे चले जाते तो इंक्रीज हो जाता, बट ऐसा भी तो केस हो सकता है कि चारों के चारों अच्छे बच्चे चले गए, उस केस में एवरेज इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, लिखा है ईच ऑफ ए एंड डी इज हेवियर देन ईच ऑफ बी ई एफ। ए और डी बड़े हैं किससे, बी ई और एफ से, बट नन ऑफ देम इज हेवीएस्ट, कोई हेवीएस्ट नहीं है इसमें से। क्वेश्चन पहले पूछ रहा है हु इज द हेवीएस्ट अमॉन्ग ए बी सी डी एंड ई। क्या आप पहले वाले से बता सकते हो, नहीं, क्योंकि आपको सी का तो स्टेटस पता ही नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट हमारे लिए इनफ नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है ए इज हेवियर देन डी, ए जो है वो डी से तो बड़ा है बट लाइटर देन सी, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा सी। अब सेकेंड स्टेटमेंट और फर्स्ट स्टेटमेंट को यूज करके आप बता सकते हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन, क्योंकि सेकंड वाले से आपको पता चला सी सबसे बड़ा है और फर्स्ट वाले से आपको ये पता चलेगा कि ए और डी जो है वो इन सबसे बड़े हैं। जब दोनों स्टेटमेंट को फ्यूज कर दोगे देन यू कैन डेफिनेटली टेल कि हु इज द हेवीएस्ट अमॉन्ग ए बी सी डी एंड ई। ओके, एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं लास्ट वाला, फिर इसको कल कंटिन्यू करेंगे। 2021 तक इजी आता था पेपर, मतलब ऐसा है कि आप लोग भी थोड़ा टाइम लगेगा बट कर लोगे ये वाला पेपर, बट 2023 से तो बहुत ज़्यादा टफ हो गया था पेपर। देखो कल क्वेश्चन कराया था ना कैलेंडर वाला, मैंने क्या कहा था, यूपीएससी क्या करता है सेम डेट को पेपर दे देता है। अब यूपीएससी ने पूछा कि 10 अक्टूबर 2027 को क्या आएगा, हमारे पास रेफरेंस तो नहीं है, बट ये वाला जो पेपर था ये कब हुआ था, 10 अक्टूबर 2021, और उस दिन क्या था, कौन से दिन पेपर होता है, संडे,
आपको ये पता था संडे 10 अक्टूबर क्या है, संडे है, आपको निकालना है 10 अक्टूबर 2027। मैंने क्या कहा था, पहले डिफरेंस लो, डिफरेंस कितने का है 6 का, उसमें लीप ईयर ऐड करो, एक ही लीप ईयर आएगा 2024, 6 + 1 7 हो जाएगा। 7 को आप किससे डिवाइड करते थे, 7 से, रिमाइंडर क्या बचेगा 0, तो संडे में 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा संडे, आंसर इज संडे। चेक कर लो अपने कैलेंडर में 10 अक्टूबर 2027 संडे आता है कि नहीं, आपको दिखेगा संडे ही आता है। और 10 अक्टूबर 2021 भी क्या था, संडे। कैलेंडर का क्वेश्चन की यही खास बात होती है, एक ही फॉर्मूला होता है, पहले चेंज ले लो, उसमें नंबर ऑफ लीप ईयर ऐड करो, पूरे को 7 से डिवाइड कर दो, जो भी आएगा रिमाइंडर, अगर यहाँ 2 आता तो 2 को किस में ऐड करते, संडे में, तो आंसर हो सकता है ट्यूसडे आ जाता। ठीक है, कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन कर लो। अब मान लो अगर इस साल 26 मई 2024 को पेपर होने वाला है, डेफिनेटली यूपीएससी क्या करेगा, पूछ देगा विच डे इज 26 मई 2097। रेफरेंस के लिए क्या दिया है 26 मई 2024, और 26 मई 2024 क्या रहेगा, संडे। संडे को यूपीएससी का पेपर होता है, बस डिफरेंस लेके निकाल लो। इसके पहले 2022 में भी यही लिखा हुआ था, विच डे इज 5 जून 2022, मतलब विच डे इज 5 जून 2099 ऐसा दिया हुआ था। आपको पता है 5 जून 2022 क्या था, यूपीएससी का पेपर, और उस दिन क्या था, संडे। निकाल लो उससे। यहाँ से हम लोग कल करेंगे, और कल हम ख़त्म कर देंगे लगभग इसको, उसके बाद 20 ले लेंगे और 19 ले लेंगे। ठीक है।